क्या मेरा बेटा लड़ेगा? एंडरसन के पिता ने पूछा। हाँ, एरिक ने बिना रुके जवाब दिया। इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है। रेड लोटस लाउंज आने से पहले ही एरिक के दिमाग में यह ख्याल था कि अगर जरूरत पड़ी तो पेरेंट्स को भी लड़ना पड़ेगा। सच कहें तो उसे सबसे ज्यादा चिंता एंडरसन और माइकी की थी। प्रॉब्लम यह था कि जिन 21 लोगों को किडनैप किया गया था, उनमें से सिर्फ 15 ही लड़ने की हालत में थे। 4 बच्चे थे और 2 बुजुर्ग। एरिक आगे बढ़कर एंडरसन के पिता और माइकी की मां के पास गया। दोनों कमरे के एक कोने में बैठे थे। उनके चेहरों पर डर साफ था, लेकिन आंखों में हल्की सी दृढ़ता भी झलक रही थी, और वही एरिक को चाहिए था। माइकी भी वहां है, एरिक ने अचानक कहा। एंडरसन के पिता और माइकी की मां ने एक दूसरे की तरफ देखा। चिंता साफ थी, लेकिन माइकी की मां सबसे पहले बोली, हम यहां बैठकर इंतजार नहीं कर सकते। उसकी आवाज मजबूत थी। अगर हमारे बच्चों को बचाने का जरा सा भी मौका है तो हमें उसे लेना होगा। एरिक ने मन ही मन सोचा, लेकिन 2 लोग काफी नहीं थे। उसने बाकी होस्टेजेस की तरफ देखा। कई चेहरों पर वही डिटर्मिनेशन थी। एंडरसन के पिता ने सिर हिलाया। मैं सालों पहले आर्मी छोड़ चुका हूं, उसने कहा, लेकिन अपने बेटे के लिए जो करना पड़ेगा करूंगा। एरिक हल्का सा मुस्कुराया। यही चाहिए था, लेकिन बिना सोचे समझे अंदर घुसना सुसाइड होगा, एरिक ने आगे कहा। दूसरे कमरे में 41 लोग हैं, मैथ्यू समेत। फाइट आसान नहीं होगी। माइकी की मां ने कार्ल की तरफ देखा। तो प्लान क्या है? कार्ल थोड़ा आगे झुका। हमें इस जगह को मैस करना होगा, उसने धीमी आवाज में कहा। ऐसा कुछ कि देर सवेर सबको बाहर निकलना पड़े, मेंबर्स को भी। कैओस बनेगा और हम सरप्राइज अटैक कर पाएंगे। एरिक की आंखों में चमक आई। पास में एक स्टोरेज रूम है, उसने कहा। वहां फ्लेमेबल सामान भरा है। अगर हम उसे आग लगा दें तो डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगा। माइकी की मां ने सिर हिलाया। गुड प्लान, उसने कहा। फिर एरिक को गौर से देखा। लेकिन तुम इतने काम कैसे हो? I didn't have a simple life, एरिक ने बस इतना कहा। उसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन कार्ल ने बात काट दी। जो भी हो, आइडिया सही है। एरिक, ग्वेन ने टोका, आग लगाना रिस्की है और 2 लोगों से कुछ नहीं होगा। सही है, फ्लॉयड ने भी कहा। हमें और लोगों की जरूरत है। सबकी नजरें बाकी होस्टेजेस की तरफ मुड़ गई। उनमें सिल्वरबेन क्लैन का एक मेंबर था, एडम का बड़ा भाई, ज़मोरा क्लैन से लुइसा की मां, और भी कई लोग जो या तो मिलिट्री बैकग्राउंड से थे या पावरफुल फैमिली से। एरिक और कार्ल आगे बढ़े। कार्ल ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमारे बच्चे दूसरे कमरे में हैं। 41 आर्म्ड लोग वहां मौजूद हैं। अगर हम साथ नहीं लड़े तो हम उन्हें खो देंगे। एरिक ने जोड़ा, आपके बेटे बेटियां, भाई बहन, उन्हें हमारी जरूरत है। क्या आप हमारे साथ हैं? एक पल का सन्नाटा। फिर लुइसा की मां आगे आई। मैं हूं, उसने कहा। हम टीम में काम करना जानते हैं। एडम के भाई ने भी कहा, मैं भी। हाई प्रेशर सिचुएशंस हमारे लिए नई नहीं है। एक एक करके और लोग आगे आए। ठीक है, एरिक ने कहा। प्लान सबको पता है। एम्बर और मार्था ने राहत की सांस ली। लेकिन बच्चे और बुजुर्ग? माइकी की मां ने पूछा। वे नहीं लड़ सकते, कार्ल ने कहा। उन्हें बाहर भेजना होगा। फ्लॉयड, एरिक ने कहा, तुम उन्हें एस्कॉर्ट करोगे। काउंट ऑन मी, फ्लॉयड बोला। वो 6 लोगों को बाहर ले गया। गार्ड्स नहीं थे, फिर भी वो सतर्क रहा। बाहर पहुंचते ही एक बुजुर्ग महिला ने पुलिस को कॉल किया। फ्लॉयड वापस अंदर आया। एरिक ने सबको इशारा किया, मेरे पीछे आओ, वेयरहाउस इसी तरफ है। कॉरिडोर्स में चलते हुए कार्ल और माइकी की मां लगातार वॉच रखते रहे। स्टोरेज रूम पहुंचते ही उन्होंने बॉक्सेस इकट्ठा किए, किचन से लाए फ्लेमेबल्स डाले। एरिक दरवाजे पर खड़ा रहा। फुटस्टेप्स की आवाज आई, लेकिन वो एम्बर और ग्वेन थे। जल्दी करो, एरिक ने कहा। आग लगते ही चेओस शुरू हो जाएगा। कुछ ही पलों में आग भड़क उठी। स्मोक और हीट फैलने लगे। फ्लेम्स दीवारों और छत को चाटने लगी। कर्टन्स ने आग पकड़ ली। स्पार्क्स उड़ने लगे। कारपेट जल उठा। फ्लोरबोर्ड्स चरमराने लगे। हो गया। रेडी? रेडी? जितने रेडी हो सकते हैं, माइकी की मां ने जवाब दिया। प्रॉब्लम साफ था। स्टूडेंट्स के अलावा किसी के पास प्रॉपर वेपन्स नहीं थे। सिर्फ ब्रेन क्रिस्टल पावर्स और फिस्ट्स। कुछ क्लैंस के लिए ये इश्यू नहीं था, बाकियों के लिए था। फिर भी जब वे बाहर निकले, उनके चेहरों पर सिर्फ एक चीज थी, रिज़ांकों में आग, जबड़े कसे हुए, हाथों में जो मिला, नाइफ, रॉड, कुछ भी। ये लोग क्रिमिनल से लड़ने नहीं निकले थे, ये पेरेंट्स थे, और अपने बच्चों को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। केडन इस वक्त अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। कुछ ही देर पहले उसे एम्बर का कॉल आया था।
उसकी बेटी ने बताया था कि कुछ लोगों को किडनैपर उठा ले गए हैं और उसे उन्हें बचाने के लिए मदद चाहिए। उसकी बेटी ने पूरी सिचुएशन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की थी, लेकिन केडन को शक था कि ये उसी अटैक से जुड़ा हुआ है जो कुछ देर पहले उस पर हुआ था। उसके आदमियों ने बताया कि इसमें शायद माम्बास के मेंबर शामिल हैं, और केडन ये सोचकर हैरान था कि वे इतने बोल्ड कैसे हो गए कि सीधे उसे किडनैप करने की कोशिश कर बैठे। असल प्रॉब्लम यह थी कि वह अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता था। उसे पूरा यकीन था कि एम्बर खुद रेड लोटस लाउंज जाने वाली है हॉस्टेजेस को बचाने के लिए, और यह एक बेहद बेवकूफी भरा कदम होता। सबसे सही फैसला यह होता कि हेल्प आने तक वेट किया जाए, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, उसकी इनएक्सपीरियंस और शायद एरिक रोमानो, ये सब मिलकर उसे कुछ स्टूपिड करने पर मजबूर कर सकते थे, जैसे कि अकेले ही हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने की कोशिश करना। केडन को यह पता नहीं था कि थग्स ने स्टूडेंट्स को एक टाइम लिमिट दी थी, और अगर वे रेड लोटस लाउंज नहीं पहुंचे तो वे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मार देंगे। केडन ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन बेहद खतरनाक। बॉब, ध्यान से सुनो, उसने कहा। मुझे चाहिए कि तुम हमारे बेस्ट मैन की एक स्क्वाड इकट्ठा करो और तुरंत मूव आउट के लिए तैयार रहो। हम रेड लोटस लाउंज जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ पल की खामोशी रही। केडन लगभग महसूस कर सकता था कि सामने वाला क्या सोच रहा है। रेड लोटस लाउंज कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बिना सोचे समझे जाया जाए। वह जगह एक रथलेस गैंग चलाती थी, और आउटसाइडर्स को उनके बिजनेस में दखल देना बिल्कुल पसंद नहीं था। सर, क्या आप श्योर हैं? ये तो सीधे सीधे मैथ्यू मैकॉनेल के खिलाफ वॉर डिक्लेरेशन होगी। केडन ने दांत भींच लिए। मेरी बेटी शायद वहां है, और मैं उसे उन बैस्टर्ड्स के हाथों कैप्टिव या मरा हुआ नहीं देखने वाला। मुझे वो बाहर चाहिए, अभी। दूसरी तरफ से एक लंबी सांस की आवाज आई, लेकिन केडन जानता था उसके वर्ड्स एब्सोल्यूट थे। इसके बाद केडन ने एम्बर से जो कुछ सुना था उसके आधार पर पूरी सिचुएशन समझाई। मैं इस ऑपरेशन की कमांड तुम्हें दे रहा हूं, केडन ने सख्ती से कहा। जितनी जल्दी हो सके रेडी रहो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। क्या मैं क्लैंस को कॉल करूं? उस आदमी ने पूछा। हां, केडन ने जवाब दिया। अगर उनके किन को किडनैप किया गया है तो वे चुप नहीं बैठेंगे। सर, प्रॉब्लम यह है कि हमारे ज्यादातर मेन सिटी के बाहर हैं। उन्हें यहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगेगा। क्या इसे और फास्ट नहीं किया जा सकता? केडन ने पूछा। नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली यही सिचुएशन है। ठीक है, केडन ने कहा। बस जितनी जल्दी हो सके उन्हें इकट्ठा करो। रेडी होते ही मुझे इन्फॉर्म करना। यस सर। कॉल खत्म होते ही केडन अपनी चेयर पर पीछे टिक गया और एक लंबी सांस छोड़ी। उसे पता था कि उसकी बेटी की सर्वाइवल इस बात पर डिपेंड करती है कि स्क्वाड कितनी जल्दी पहुंचती है। 1 घंटा, यह सोच ही डरावनी थी, और वर्स्ट बात यह थी कि वह खुद कुछ भी नहीं कर सकता था। उसका दिमाग पहले ही सोचने लगा था कि एम्बर के सेफ घर लौटने के बाद वह क्या करेगा। उसकी बेटी को उसके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस तो झेलने ही पड़ेंगे, लेकिन इस वक्त उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसे बस यही चाहिए था कि एम्बर सेफ रहे और डेंजर से दूर रहे। वह दिल से दुआ कर रहा था कि वह कुछ स्टूपिड ना करे। न्यूज का इंतजार करते हुए केडन अपने ऑफिस में आगे पीछे टहलने लगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, खासकर तब से जब उसने बार बार अपनी बेटी को कॉल किया और कोई जवाब नहीं मिला। उधर रेड लोटस लाउंज में एंडरसन अभी भी टाइम स्टॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसके पास मैथ्यू से कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जो वह देख रहा था उससे साफ था कि मैथ्यू मेंटल ब्रेकडाउन के एज पर था। यह समझ में आने वाली बात थी, उसका बेटा मर चुका था, लेकिन यह भी साफ था कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं था, और फिर भी सबको मार डालने का फैसला पूरी तरह बेवकूफी था। मैथ्यू की आंखों में गुस्सा भड़क रहा था, और उसकी मुट्ठियां इतनी भींची हुई थी कि उसकी नकल सफेद पड़ चुकी थी। एंडरसन उसके सामने खड़ा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैथ्यू का चेहरा ठंडा और इमोशनलेस था, और एंडरसन जानता था वह बुरी तरह फंस चुका है। मैथ्यू पहले ही साफ कर चुका था कि वह एंडरसन और बाकी स्टूडेंट्स को मारना चाहता है। अभी वह बस रिवेंज का मजा लेने के लिए टाइम वेस्ट कर रहा था। सो एंडरसन, मैथ्यू ने कंटेम्प्ट से भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, सिर्फ एक। मुझे बताओ, नथानियल को किसने मारा? एंडरसन ने गले की घबराहट निगली और स्टेडी आवाज में बोला, हम में से किसी ने नथानियल को नहीं मारा। थाइड्स ने उसे मारा। हमें इसके अलावा कुछ नहीं पता। मैथ्यू आगे झुका। उसकी आवाज धीमी और डरावनी थी। वह किसी पागल साइकोपैथ जैसा लग रहा था
जो किसी भी पल फट सकता था। क्या तुम सच में एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये मान लूं? मैथ्यू ने ताना मारा। मेरा बेटा परफेक्ट नहीं था, लेकिन थाइड्स? कम ऑन। मैंने पहले ही कहा था, वो ऐसे माइंडलेस बीस्ट से नहीं मारा जा सकता। साफ है कि तुम्हारे ग्रुप ने उसे टारगेट किया। एंडरसन ने सिर हिलाया, गुस्सा उफान मार रहा था। कौन सा ग्रुप? मैं एक बार फिर कह रहा हूं, नेथानियल की मौत से हमारा कोई लेना देना नहीं। जितना एंडरसन बोल रहा था, उतना ही मैथ्यू का गुस्सा बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि यह लड़का जानबूझकर उसे प्रोवोक कर रहा है। इनफ विथ योर लाइस, मैथ्यू चिल्लाया। क्या तुम्हें लगता है मैं ये सब मान लूंगा? तुम और तुम्हारे दोस्त आखिरी लोग थे जिन्होंने उसे जिंदा देखा। वजह चाहे जो भी हो, तुम सब इसकी कीमत चुकाओगे। फिर उसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और कड़वाहट से हंसा। तुम सब एक जैसे हो। सोचते हो कि अपने पेरेंट्स और रेड पैलेस में एडमिशन के दम पर कुछ भी कर सकते हो। एंडरसन को फ्रस्ट्रेशन ने घेर लिया। मैथ्यू बस ब्लड लस्ट के लिए एक्सक्यूजेस ढूंढ रहा था। अगर उसे पता होता कि सच में एरिक ने नेथानियल को मारा है, तो शायद वह खुद फट पड़ता। तो क्या तुम अपनी पेटी रिवेंज के लिए हमारी फैमिली से वॉर करने को तैयार हो? एंडरसन ने पूछा। तुम्हारी फैमिलीज मेरी ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। पूरे शहर में मेरे लोग फैले हुए हैं। जो तुम यहां देख रहे हो, वो सिर्फ एक फ्रैक्शन है। कि जबड़े कस गए। मैथ्यू अब रीजन से परे जा चुका था। हम इंटिमिडेटेड नहीं होंगे, एंडरसन ने सख्ती से कहा। मैथ्यू खड़ा हुआ। उसका चेहरा रेज से बिगड़ा हुआ था। तुम मूर्ख हो मिस्टर वर्थिंगटन। जब मैं तुमसे निपट लूंगा तो तुम्हारा नामो निशान नहीं बचेगा। एंडरसन भी खड़ा हो गया। तो दिखाओ, उसने कहा। उसी पल दोनों तरफ के लोगों ने अपने वेपन्स पर हाथ रख दिया। स्टूडेंट्स ने भी। रेड लोटस लाउंज के अंदर हवा भारी हो चुकी थी। एंडरसन और बाकी रेड पैलेस स्टूडेंट्स कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, मैथ्यू और उसके आदमियों के सामने। हालांकि बात सिर्फ 5 मिनट चली थी, लेकिन सबको लग रहा था जैसे एक इटर्निटी बीत गई हो। मैथ्यू की आंखों में पागलपन था। एंडरसन समझ गया, अब वो ऑर्डर देने ही वाला है। उसके दाईं ओर माइकी खड़ा था, बाहें क्रॉस्ड, चेहरा डिटरमिन्ड। एंडरसन जानता था वह भी उतना ही डरा हुआ है। बाकी स्टूडेंट्स अलग थे। अपने पेरेंट्स को बचाने के लिए वे लड़ने को तैयार थे। मैथ्यू ने आखिरी बार एंडरसन को घूरा। एक डेड मैन के वर्ड्स की कोई वैल्यू नहीं होती। किल 'em ऑल। लेकिन ठीक उसी पल मैथ्यू के पीछे वाला दरवाजा जोर से फटा और सबसे आगे खड़े थे उसका पिता और एरिक। एरिक और बाकी लोग पूरी प्रिसिशन और स्पीड के साथ आगे बढ़े। उनके कदमों की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी जब वे मैथ्यू और उसके आदमियों के पीछे वाले दरवाजे की तरफ चुपचाप पहुंचे। रेस्क्यू की तैयारी में उन्होंने जो बन पड़ा वो किया था, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि ज्यादा कुछ प्लान करना पॉसिबल नहीं था। दरवाजे तक पहुंचते ही एरिक ने एंडरसन के पिता की तरफ इशारा किया। अगले ही पल उन्होंने जोरदार किक मारी और दरवाजा धमाके के साथ खुल गया। अचानक हुई इस आवाज से मैथ्यू और उसके आदमी चौंक गए और शॉक में पीछे मुड़ गए। मैथ्यू के सामने खड़े रेड पैलेस स्टूडेंट्स भी उतने ही हैरान थे जब उन्होंने एरिक और बाकियों को कमरे में घुसते देखा। उनकी आंखें फैल गई जब उन्हें समझ आया कि अवेकनर ने सच में उनकी फैमिली को बचा लिया है और अब वादे के मुताबिक उन्हें रेस्क्यू करने आ गया है, रीइंफोर्समेंट्स के साथ। एरिक और उसके साथी कमरे में फ्लड की तरह घुस आए, हथियार रेडी। वे बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ चारों तरफ से मैथ्यू और उसके लोगों पर टूट पड़े। स्टूडेंट्स के लिए यह आसान नहीं था। अधिकतर सपोर्ट रोल में थे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा। पूरा कमरा खेयास में बदल गया। ब्लेड्स के टकराने की आवाज, चीखें और टकराती ताकतों की गूंज हर तरफ फैल गई। एंडरसन और माइकी को पता था कि एरिक कुछ प्लान कर रहा है, लेकिन क्योंकि वह और बाकी लोग काफी देर से गायब थे, उन्हें लगा था कि मिशन फेल हो गया है और उन्होंने अपने फेट को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन अचानक वे खुद को एक भयंकर फाइट के बीच फंसा हुआ पाए। उनके रेस्क्यूअर्स जान की बाजी लगाकर उन्हें बचा रहे थे। अपने ओपोनेंट से वीकर होने के बावजूद एरिक और उसकी टीम इतनी फेरोसिटी से लड़ी कि मैथ्यू और उसके आदमी लड़खड़ा गए। पास वाले कमरे में बंद हॉस्टेजेस, जिन्हें मैथ्यू यकीनन अभी भी सोता हुआ समझ रहा था, अचानक पीछे से अटैक कर बैठे और उन्होंने उसके कुछ आदमियों को मार भी दिया। यह हालात को और खराब कर गया। रीइंफोर्समेंट्स बुलाओ, मैथ्यू चिल्लाया। उसे लगा था कि उसके लोग कुछ स्टूडेंट्स को संभालने के लिए काफी होंगे, भले ही वे रेड पैलेस के हों।
लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे फुली ट्रेन्ड एडल्ट्स का सामना करना पड़ेगा। अब कमरा बॉडीज के धुंधले सैलाब में बदल चुका था। पंचेस, किक्स, अनलीश्ड पावर्स और हथियार हर दिशा में चल रहे थे। एंडरसन तेजी से एरिक के पास पहुंचा। आज जितनी खुशी मुझे तुम्हें देखकर हुई है, उतनी कभी नहीं हुई। कम बोलो, ज्यादा लड़ो, एरिक ने कहा, एक थग के अटैक से बचते हुए। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी से फाइट में कूद पड़े, खुद को और अपने दोस्तों को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ते हुए। एरिक ने अपनी फ्लाइसा को डरावनी प्रिसिजन और स्पीड के साथ घुमाया। जो स्टूडेंट्स उसे पहले नहीं जानते थे, वे दंग रह गए, लेकिन इतना भी उसके ओपोनेंट को मारने के लिए काफी नहीं था। असल मॉन्स्टर तो कार्ल था, जो एक साथ 5 लोगों से लड़ रहा था, जबकि एरिक और बाकी लोग उसे सपोर्ट दे रहे थे। इसी बीच एम्बर तेज और स्मूथ मूवमेंट्स के साथ अटैक कर रही थी। ओपोनेंट्स को छोटे छोटे घाव दे रही थी, खासकर तब जब वे एडल्ट से डिस्ट्रैक्ट होते। बेनेडिक्ट भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन अपने मैना हैल्बर्ट की वजह से वह ज्यादातर थग्स को बस रोके रखने में सफल हो पाया, ताकि वे स्टूडेंट्स को मार न सकें। एंडरसन के पिता और माइकी की मां कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, एक साथ 10 लोगों का सामना करते हुए। कार्ल की पावर एंडरसन जैसी ही थी, लेकिन काफी वीकर। वह अपने हाथों से छोटे एक्सप्लोजन्स बना सकता था, इतने ताकतवर कि किसी का सिर उड़ा दें। माइकी की मां भी बग्स जनरेट कर सकती थी। उसने अपने बेटे की पावर्स के साथ मिलकर पूरे बैटलफील्ड में उन्हें छोड़ दिया और उन्होंने तबाही मचा दी। माइकी के बग्स इतने स्ट्रांग नहीं थे कि सीरियस डैमेज करें, लेकिन वे बेहद अनोइंग थे, लगातार काटकर थग्स को परेशान कर रहे थे। उसकी मां, हाउएवर, एक सच्ची बीस्ट थी। उसकी बराबरी सिर्फ जमोरा, सिल्वर बेंड और मॉन्टगोमरी क्लैंस के लोग ही कर सकते थे। उसी पल एरिक का ध्यान कार्ल पर हमला कर रहे थग से हटकर एक औरत पर गया। उसके हाथ में एक तलवार थी जो छोटे छोटे विंड गस्ट बना रही थी। उसकी आंखों में साफ मर्डर की चमक थी और वह एरिक की तरफ दौड़ रही थी। एरिक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और खुद को संभाल लिया। एक क्विक एनालिसिस में उसे समझ आ गया, उस औरत के स्ट्रेंथ पॉइंट्स उससे कम 20 ज्यादा थे, यानी वह तेज भी थी और ज्यादा ताकतवर भी। लेकिन नथानियल की चीट जैसी पावर इस गैप को काफी हद तक कवर कर रही थी। उसके पास इतना मैना नहीं था कि वह उस पावर से अटैक या डिफेंस कर सके, जैसा नथानियल करता था। वह बस अपनी स्पीड बढ़ाने और थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकता था। अगर उसके पास ज्यादा मैना होता तो शायद वह जीत भी सकता था। प्रॉब्लम यह थी कि उसे इसका इस्तेमाल बेहद सब्टली करना था। चाओस की वजह से वह उम्मीद कर रहा था कि कोई नोटिस नहीं करेगा कि वह दूसरी पावर यूज कर रहा है। फाइट के दौरान हवा में मैना की इतनी फ्लक्चुएशंस थीं कि किसी एक व्यक्ति का मैना पहचानना नामुमकिन था, फिर भी रिस्क बना हुआ था। एरिक ने तेजी से मैना को अपने न्यूरोलिंक्स में चैनल किया। औरत पूरी ताकत से तलवार चलाते हुए आगे बढ़ी। एरिक ने फोर्स्ड ब्लो जनरेट करके अपनी तलवार की स्ट्रेंथ बढ़ाई, अटैक को रोका और उसे पैरी कर दिया। स्टील के टकराने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मिया साफ तौर पर चौंक गई। मिया तेज और अजाइल थी, लेकिन नथानियल की पावर की बदौलत एरिक अपनी जगह पर डटा रहा। उसने अपने टीचर की सिखाई हुई टेक्निक से उसके अटैक्स ब्लॉक किए, काउंटर स्ट्राइक्स मारे और उसे धीरे धीरे दीवार की तरफ धकेल दिया। मिया ने एक छोटा विंड गस्ट बनाया, एरिक का बैलेंस बिगाड़ने की कोशिश में, लेकिन वह संभल गया और प्रेशर बनाए रखा। ब्लोज के इस एक्सचेंज में एरिक को साफ हो गया, यह एक टफ फाइट थी। वह इसे जीत नहीं सकता था। उसका काम सिर्फ टाइम स्टॉल करना था, ताकि कोई और उसे खत्म कर सके। एरिक ने एक ओपनिंग देखी और आगे झपटा, लेकिन मिया ने तुरंत साइड स्टेप किया और लगभग उसकी पीठ पर वार कर ही दिया। एरिक ने उसके इरादे को समझते हुए नेथनियल की पावर से एक मोमेंटरी बर्स्ट ऑफ स्पीड लिया, लेकिन वह ज्यादा हो गया। वह लड़खड़ाया, फिर जल्दी से खुद को संभाला और दोबारा उसका सामना किया। तुम बुरे नहीं हो, मिया ने कहा। वह साफ देख सकती थी कि एरिक की टेक्निक और स्किल्स उससे कहीं बेहतर थी। एरिक ने कोई जवाब नहीं दिया। लाइफ और डेथ सिचुएशन में बातचीत बेकार होती है। वहां नथानियल या लोगन को मारते वक्त जितना इमोशनली इन्वेस्टेड था, उतना अब नहीं था। लेकिन लड़ते लड़ते एरिक को यह भी समझ आ गया कि मिया की विंड गस्ट्स वाली पावर बेहद अनोइंग थी। कई बार उसने उसका बैलेंस बिगाड़ा, और अगर नथानियल की पावर ना होती तो वह अब तक मर चुका होता। उसे यह भी साफ हो गया कि सिस्टम और उस पावर की वजह से वह एक एवरेज एनआई रैंक्ड फाइटर का सामना बिना ज्यादा प्रॉब्लम के कर पा रहा था। ऑफिशियली वह अभी भी आरएचओ रैंक पर था, लेकिन उसकी एक्चुअल पावर उसके रैंक से कहीं ऊपर थी। फिर भी एरिक जानता था,
खुद को ओवर एस्टिमेट करना सबसे खतरनाक गलती होती है। इसी दौरान एंडरसन एक आदमी केविन से लड़ रहा था, जिसने माना से बना हुआ एक स्पीयर समन किया था। वह हथियार दूसरी दुनिया की एनर्जी से चमक रहा था, जैसे उसमें जान हो। ये एक कॉमन ब्रेन क्रिस्टल पावर थी, लेकिन फिर भी एंडरसन क्लियर डिसएडवांटेज में था। वह अपने पीयर से स्ट्रॉन्गर था, लेकिन ऐसे ओपोनेंट के सामने काफी नहीं। फिर भी वह इंटिमिडेटेड नहीं हुआ। उसने अपनी फ्लॉलेस टेक्निक से उसका सामना किया। फाइट आसान नहीं थी। उसकी कंसंट्रेशन पीक पर थी, और दोस्तों की ओकेजनल हेल्प से ही वह फेटल हिट से बच पा रहा था। एक मौके पर एंडरसन ने एक परफेक्ट मैन्यूवर से केविन को डिसआर्म कर दिया, लेकिन यह ज्यादा देर तक काम नहीं आया। केविन ने फिर से अपनी पावर यूज की और स्पीयर समन कर लिया। वो, अब समझ आया तुम्हें रेड पैलेस में एंट्री कैसे मिली, केविन हंसा। तुम बस भाग रहे हो, लेकिन अपने करंट लेवल पर मेरा सामना कर पाना इंप्रेसिव है। इतना कहकर वह एंडरसन पर टूट पड़ा। एंडरसन ने खुद को संभाला और इम्पैक्ट के लिए तैयार हो गया। जैसे ही केविन वार करने वाला था, एरन ने अपनी स्लाइम पावर यूज की और थग का अटैक वहीं रुक गया। हा! तुम तो मक्खी से भी ज्यादा अनोइंग हो, केविन ने एरन की तरफ देखते हुए कहा। एंडरसन के पिता कार्ल हमेशा से कम बोलने वाले आदमी रहे थे। वह एक फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर थे। डिफिकल्ट सिचुएशन से निपटने की ट्रेनिंग उनके खून में थी। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा इन थग्स के हाथों मारा जाने वाला है, तो उन्हें समझ आ गया, एक्शन लेना ही होगा। कमरे में घुसते ही बिना एक पल गवाए कार्ल लेग पर टूट पड़े। वह आदमी संभल भी नहीं पाया कि मिलिट्री ट्रेनिंग ने एक्रोबैटिक मूव और तेज पंच का रूप लिया उसकी पावर के साथ, और थग का टोर्सो एक्सप्लोड हो गया। थग जमीन पर गिर पड़ा, लाइफलेस। उसे कार्ल की आंखों में देखने का मौका तक नहीं मिला। कार्ल ने तुरंत उसका हथियार उठाया, एक जंगल का और अगला टारगेट ढूंढने लगा। एक और थग बैटन लेकर उस पर झपटा और अपने हथियार के हैंडल से उसके सिर पर जोरदार वार किया। एड्रेनलिन उसकी नसों में दौड़ रहा जब वह थग्स के बीच रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने एंडरसन और बाकी स्टूडेंट्स को अपने साथ लड़ते देखा। उनकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन पर उसे गर्व हुआ, लेकिन उसका दिल डर से भर गया जब उसने देखा कि उसका बेटा स्पीयर वाले आदमी के सामने स्ट्रगल कर रहा है। उसी पल कार्ल को समझ आ गया, यहां आना उसका बिल्कुल सही फैसला था। सिचुएशन उसकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। जब माइकी की मां लड़ रही थी, एम्बर और ग्वेन उसे सपोर्ट दे रही थी। लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि यह उम्मीद करना बेकार था कि उन्हें किसी थग से वन ऑन वन लड़ना नहीं पड़ेगा। दरअसल खेओस के बीच अचानक एक आदमी, जिसके हाथों में डैगर्स थे, सीधे ग्वेन के गले पर वार करने आया। बी केयरफुल, एम्बर चिल्लाई, और ग्वेन ने बिल्कुल सही समय पर अपना आर्मर क्रिएट कर लिया, जिससे अटैक ब्लॉक हो गया। लगता है यहां कुछ टफ कुकीज हैं, हाँ? वह आदमी अपने डैगर्स को चाटते हुए बोला। एम्बर और ग्वेन तुरंत स्टैंस में आ गई। दुर्भाग्य से एरिक की गर्लफ्रेंड अपनी कोरोसिव गैस यूज नहीं कर सकती थी। अगर करती तो अपने एलाइज को भी मार देती। यही उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी, और इसी वजह से वह डैगर्स के साथ इतनी हार्ड ट्रेनिंग करती थी। ग्वेन के पास ये डिसएडवांटेज नहीं था, लेकिन उसकी पावर उसके बेस्ट फ्रेंड जितनी डिस्ट्रक्टिव भी नहीं थी। दोनों यंग वुमेन ने जस्टिन नाम के उस आदमी का सामना किया जो अपने शार्प शिमरिंग मैना डैगर्स को ऐसे घुमा रहा था जैसे वे उसके बच्चे हों। एम्बर ने अपने हथियार थामे, एक एक हर हाथ में, और उसकी हर मूवमेंट ऑब्जर्व करने लगी। दो किटन्स खेलना चाहती हैं, फू 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 फू। चलो फिर, ग्वेन ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं टैंक करूंगी, तुम उसे संभालो। लेकिन जैसे ही फाइट शुरू हुई, दोनों को जल्दी समझ आ गया कि जस्टिन उन दोनों से तेज था। उसने एम्बर के अटैक को आसानी से डॉज कर लिया। उसने तुरंत काउंटर किया, लेकिन ग्वेन ने बीच में आकर अपने मैना आर्मर से वार रोक लिया। एम्बर ने पीछे से घेरकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जस्टिन तुरंत रेंज से बाहर निकल गया। भागते हुए उसका मैना डैगर खतरनाक तरीके से एम्बर के गले के पास से गुजरा। ग्वेन ने उसका पीछा किया और पंचेस की एक जड़ी लगा दी, लेकिन डैगर विल्डिंग थग आसानी से बचता रहा। तभी एम्बर ने मौका देखकर अपने डैगर से जस्टिन के साइड पर वार किया। जस्टिन ने साइड स्टेप किया और तेज किक से एम्बर के पेट पर मारा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ी। एम्बर, ग्वेन चिल्लाई और तुरंत आगे बढ़ी अपनी गिरी हुई दोस्त को बचाने के लिए। उसका मैना आर्मर और तेज चमकने लगा। जस्टिन रुका नहीं। वह लगातार इधर उधर डार्ट करता रहा, अपने डैगर्स के साथ खेलते हुए। उनके आसपास
पूरा कमरा ब्लेड्स की टकराहट, लोगों की दहाड़ और ताकत के विस्फोटों से गूंज रहा था। हवा में खून की मेटालिक गंध और पसीने की तीखी स्मेल भरी थी। फाइटर्स तेज और फ्लूइड मूवमेंट्स के साथ लड़ रहे थे। क्लब की रोशनी में उनके हथियार चमक रहे थे। कैओस के बीच लोग अपनी एबिलिटीज यूज कर रहे थे। कहीं गस्ट्स ऑफ विंड, कहीं फायरबॉल्स, कहीं मैना शील्ड्स। दीवारें ब्लोज के असर से कांप रही थी। फर्नीचर टूट फूट रहा था। और एरिक और उसके साथियों द्वारा लगाई गई आग अब दूसरे कमरों को भी प्रभावित करने लगी थी। कमरे के एक और हिस्से में माइकी की मां सैरा 5 लोगों से अकेले लड़ रही थी। वह दीवार से पीठ लगाकर खड़ी थी, उन 5 अटैकर्स का सामना करने के लिए तैयार, जिन्होंने उसे घेर लिया था। उसने हाथ उठाए और अपने फ्लैश ईटिंग मैनाबग्स समन किए। जैसे ही तग्स आगे बढ़े, सैरा की नजरें उन पर टिकी रहीं। पहला आदमी तलवार लेकर झपटा, लेकिन सैरा फुर्ती से साइड स्टेप कर गई और उसके पेट पर किक मारी। जब वह लड़खड़ाया, उसने उस पर बग्स का स्वार्म छोड़ दिया। बग्स उसकी हथेलियों से निकलकर उन आदमियों पर चढ़ गए, अपने रेजर शार्प मैंडिबल से काटते हुए। आदमी बग्स को छाड़ने लगे, लेकिन वे रुकने वाले नहीं थे। एक तग जमीन पर गिर गया और क्रीचर्स उसे लगातार नोचते रहे, जिससे वह दर्द में चीखने लगा। सैरा की एजिलिटी और स्ट्रेंथ ने बाकी चारों को हक्का बक्का कर दिया। उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर की ब्रूटैलिटी ने उन्हें डरा दिया, लेकिन उन्होंने जल्दी खुद को संभाला और फिर से चार्ज किया। वह उनके स्विंग्स, पंचेस और किक से बत्ती हुई प्रिसिजन के साथ इधर-उधर घूमती रही। उसने उनके वीक पॉइंट्स पर फिस्ट्स फीट से जोरदार वार किए। बस इतना ही कर सकते हो? उसने एरोगेंस के साथ कहा। इतना घमंड मत कर, बिच, एक थग बोला। हमने तुम्हें एक बार किडनैप किया था, अब मार भी देंगे। तब लोग ज्यादा थे, सैरा ने स्mirk के साथ जवाब दिया। 5 ने फिर से हमला किया। अपने बेटे की रक्षा के लिए सैरा ने पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखी। उसने और बग्स समन किए, जिससे वे पीछे हटने पर मजबूर हो गए। दूर से उसे माइकी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वह जानती थी कि उसका बेटा एरन और एक ऐसी लड़की के साथ बैटलफील्ड में मदद कर रहा है, जिसे वह ज्यादा नहीं जानती थी। वे डिस्ट्रैक्शंस और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। थग्स फ्रस्ट्रेटेड होने लगे और उन्होंने कोऑर्डिनेशन के साथ उसे दीवार से चिपकाने की कोशिश की। लेकिन सैरा उनसे तेज थी। उसने बग्स का एक मैसिव स्वार्म छोड़ा, जो इतनी स्पीड से उन पर टूटा कि वे बस बचाव में ही लगे रहे। इसी बीच उसने थोड़ी देर के लिए एम्बर और ग्वेन की फाइट में भी मदद कर दी। जल्द ही थग्स संभल गए और फिर से उस पर टूट पड़े। एक ने साइड से वार किया, सैरा ने किक से वेपन डिफ्लेक्ट कर दिया। दूसरे पीछे से आए और फाइटिंग 5 वर्सेस 1 आसान नहीं थी। उसने बग से खुद को बचाया, साथ ही एक असेलेंट को पंच मारा और बाकी को दूर रखा। अटैक्स की बौछार आई, लेकिन वह वीव करती रही, डार्ट करती रही। एक ओपनिंग दिखी। उसने क्विक जैब से एक अटैकर के चेहरे पर वार किया। बाकी चारों ने चारों तरफ से हमला किया, लेकिन उनकी इंजरीज और ब्लड लॉस ने उन्हें स्लो कर दिया। सैरा फिर से बच निकली। उनके लिए दुर्भाग्य यह था कि उनकी वेपन कॉन्जरिंग पावर्स सैरा के सामने डिसएडवांटेज बन गई। वह मिली में भी स्किल थी और डिस्टेंस से भी अटैक कर सकती थी। वे फिर भी उसे चेस करते रहे। उनकी मूवमेंट सुस्त होती गई, लेकिन रेज बढ़ता गया। सैरा अटैक्स की बराज में फंस गई। उसने ज्यादातर डिफ्लेक्ट किए, लेकिन कुछ वार लगे कट्स और ब्रूजेस के साथ। लड़ते हुए भी उसकी नजर अपने बेटे पर थी। इतने तंग बैटलफील्ड में उसे एक्स्ट्रा सावधान रहना पड़ रहा था। वह ब्लॉक्स और इवेजन्स के साथ डैमेज कम करती रही और अपने बग से धीरे धीरे एनिमीज की फ्लैश को चिप करती रही। मार्था, माइकी और एरन एक साथ खड़े थे, थग्स को रोकने के लिए तैयार। इस कन्फाइंड जगह में वे अपनी पावर्स यूज कर सकते थे, लेकिन आसान नहीं था। फिजिकली वे सबसे कमजोर थे, इसलिए वे सिर्फ सपोर्ट दे सकते थे, लेकिन साथ मिलकर वे डेडली थे। मार्था ने थॉर्न्ड मैनावाइन समन की, जो कुछ अटैकर्स के चारों ओर लिपट गई और उन्हें जकड़ लिया। थग्स वाइन से तुरंत नहीं टूटे और उन कुछ सेकंड्स में पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने कई हिट्स लगा दिए। माइकी ने भी अपने फ्लैश ईटिंग बग्स समन किए। क्रीचर्स थग्स पर टूट पड़े, काटते चबाते हुए। इससे एंडरसन कई बार बचा और उसके पिता की फाइट में भी मदद मिली। वह 5 लोगों को रोक पा रहे थे। थग्स ने बग्स छाड़ने की कोशिश की, लेकिन वे तेज और इल्यूसिव थे। बग्स उनकी विजन बिगाड़ रहे थे और चेहरे पर लगातार बाइट्स से डैमेज कर रहे थे। यही माइकी की लिमिट थी। थग्स अभी उसके लिए बहुत स्ट्रांग थे। माइकी के पास खड़े एरन ने अपनी कोरोसिव स्लाइम यूज की।
उसने स्लाइम के गोले थग्स के पैरों पर फेंके, वे फिसले और उनकी फ्लैश जलने लगी। थग्स फुटिंग संभाल नहीं पा रहे थे, जिससे होस्टेजेस को काउंटर अटैक का मौका मिला और कई सिवियर इंजरीज भी हुई। प्रॉब्लम यह था कि स्लाइम की करोजन को मैना से ऑफसेट किया जा सकता था, ठीक वैसे ही जैसे क्रिस्टल क्रॉस गैंग के असैसिन्स और दूसरे लोग एम्बर के फॉग से गुजरते समय करते थे। यह हर टाइड के मैना आर्मर जैसा था, बस कहीं ज्यादा वीक। फिर भी वह एरन की स्लाइम की ज्यादातर कोरोसिव प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी था। एम्बर ने अपने डैगर्स को कसकर पकड़ा हुआ था, किसी भी पल वार करने के लिए तैयार। ग्वेन अपने माना आर्मर में लिपटी हुई थी, जो उसके पूरे शरीर को एक प्रोटेक्टिव शेल की तरह ढके हुए था। लेकिन जस्टिन जरा भी घबराया नहीं। वह तेजी से हिला, उसके डैगर्स हवा को चीरते हुए डरावनी रफ्तार से चल रहे थे। तीनों आपस में भिड़ गए। एम्बर और ग्वेन ने मिलकर लड़ाई लड़ी, एक दूसरे के मूव्स को कोऑर्डिनेट करते हुए जस्टिन को ऑफ गार्ड पकड़ने की कोशिश की। मकसद साफ था, एडवांटेज लेकर उसे खत्म करना। पर उस तग के पास उनसे कहीं ज्यादा न्यूरल लिंक्स थे। उसके स्टैट्स इतने ऊंचे थे कि वह उनके हर इरादे को आसानी से पढ़ पा रहा था। फिर भी दो यंग वुमेन के खिलाफ लड़ना आसान नहीं था। वे रेड पैलेस की ट्रेन्ड स्टूडेंट्स थी और फाइट में कैसे मूव करना है अच्छी तरह जानती थी। ग्वेन आगे चपटी, उसका मैना आर्मर क्रैकल कर रहा था। तभी जस्टिन ने अपने डैगर्स उसकी तरफ घुमाए। उसने अपने आर्मर्ड आर्म्स सामने लाकर वारों को पैरी किया, लेकिन हर हिट उसे थोड़ा थोड़ा पीछे धकेल रहा था और उसके आर्मर की इंटेग्रिटी को चुनौती दे रहा था। ग्वेन ने दांत भींच लिए। वह किसी भी हाल में तग को और एडवांटेज नहीं देना चाहती थी। अचानक एम्बर जस्टिन के पीछे प्रकट हुई, डैगर स्ट्राइक के लिए तैयार। लेकिन वह बहुत तेज था। वह साइड में डॉज हुआ और स्पिन लेते हुए एम्बर की तरफ मुड़ गया। लाल बालों वाली लड़की ने मन ही मन गाली दी, मगर फिर भी आगे चपटी। जस्टिन पहले से मूव में था, उसके डैगर्स हवा में कट रहे थे। एम्बर ने पहला वार अपने मजबूत डैगर से मुश्किल से डिफ्लेक्ट किया, लेकिन दूसरा वार उसकी बांह को छू गया और खून निकल आया। उसी पल ग्वेन ने ओपनिंग देखी और आगे चार्ज किया। उसका फिस्ट ऊंचा था, स्टैंस मजबूत, सीधा जस्टिन के सिर की तरफ। लेकिन आखिरी पल में थग ने साइड स्टेप किया और एक विशियस आर्क में अपनी टांग घुमाई, जो ग्वेन के सीने पर लगी। दर्द के बावजूद ग्वेन ने खुद को संभाला। वह जानती थी कि दर्द उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सीने पर हाथ रखते हुए वह पीछे हटी और जस्टिन के चारों ओर सावधानी से घूमने लगी। वहीं एम्बर ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चोट की वजह से उसकी स्ट्रेंथ सही से काम नहीं कर रही थी। वह अंदर बाहर डार्ट करती रही, डैगर से जैब करती हुई, मगर जस्टिन हर बार एक कदम आगे था। वह दोनों को एक साथ फेस कर रहा था, जैसे किसी साइको की तरह उनके साथ खेल रहा हो। एम्बर के अटैक्स वह आसानी से काउंटर करता रहा, जिससे वह फ्रस्ट्रेटेड और ऑफ बैलेंस होती जा रही थी। ग्वेन ने देखा कि केडन की बेटी स्ट्रगल कर रही है। उसे समझ आ गया कि उसे जल्दी कुछ करना होगा, इससे पहले कि तग फिर से एम्बर पर वार करे। उसने बाएं फेंट किया, फिर दाएं और फिर दोबारा आगे झपटी, आर्म्स रेज्ड, फाइटिंग पोज में, फिर से जस्टिन के सिर को निशाना बनाते हुए। लेकिन एक बार फिर वह तेज निकला। उसने घूमकर उसकी साइड पर जोरदार किक मारी और ग्वेन को हवा में उछाल दिया। ग्वेन, एम्बर चिल्लाई। उसे एहसास था कि ग्वेन ने उसकी जान बचाई थी, क्योंकि वह उस पल बेहद वल्नरेबल थी। मेरी फिक्र मत कर, सावधान रहना, ग्वेन ने जवाब दिया। ग्वेन ने संभलते ही एम्बर को चेतावनी दी, क्योंकि जस्टिन उस पर छपट पड़ा था। ग्वेन को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि हालात कितने बिगड़े हुए हैं। वे इसे ज्यादा देर तक नहीं चला सकती थी। जस्टिन देर सबेर दोनों को मार देगा। एम्बर ने आखिरी पल में घूमकर अपने डैगर्स गर्दन के सामने ला दिए और जस्टिन के लाइटनिंग फास्ट अटैक को किसी तरह ब्लॉक कर लिया। उसने पीछे हटने की तैयारी की, मगर आदमी रिलेंटलेस था। कुछ पलों तक वह लगातार एम्बर पर वार करता रहा। वह मुश्किल से पैरी कर पा रही थी। अंत में उसे पीछे हटना पड़ा, लेकिन जस्टिन उसका पीछा करता रहा। ग्वेन घबराकर चिल्लाई, मगर वह उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। जस्टिन भागती हुई एम्बर का पीछा कर रहा था, लगातार हमला करते हुए, हर वार पिछले से ज्यादा भारी। एम्बर जितना हो सका ब्लॉक करती रही, मगर थकान साफ महसूस होने लगी और बांह की चोट हालात और खराब कर रही थी। एम्बर बैकस्टेप करते हुए भाग रही थी, एस्केप का रास्ता ढूंढते हुए। उसने बाएं फाइंड किया, फिर दाएं, उसे ऑफ बैलेंस करने की कोशिश में। लेकिन जस्टिन बहुत एक्सपीरियंस था। वह गार्ड बनाए रहा, उसकी गलती का इंतजार करता हुआ।
इतनी अर्जेंसी और इंटेंस फोकस के बीच भी केडन की बेटी को इंट्यूशन हुआ और वह ग्वेन की तरफ दौड़ी। वहीं फियर्स ग्वेन ने फिर से तग को एंगेज किया। इस बार जस्टिन के ज्यादातर वार ग्वेन पर पड़ने लगे। उसका मैना आर्मर अभी टिक रहा था, मगर बस किसी तरह हर हिट के साथ झटका उसके पूरे शरीर में फैल जाता। ग्वेन ने दांत भींचे, खुद को टिकाए रखा। एम्बर ने देखा कि ग्वेन स्ट्रगल कर रही है और समझ गई कि उसे मदद करनी होगी। वह आगे कूदी, उसके डैगर्स रोशनी में चमके। जस्टिन ने उसका हमला आसानी से पेड़ किया, मगर एम्बर ने हार नहीं मानी। उसका मकसद बस इतना था कि ग्वेन को संभलने का समय मिल जाए। लाल बालों वाली लड़की डैगर्स के साथ अंदर बाहर मूव करती रही, ओपनिंग ढूंढती हुई। दूसरी तरफ ग्वेन अब पूरी तरह डिफेंस पर थी। उसका मैना आर्मर जस्टिन के हमलों को झेल रहा था, क्योंकि अब वह उसी को टारगेट कर रहा था, क्योंकि वह एम्बर को बचा रही थी। पूरी कोशिशों के बावजूद जस्टिन हमेशा एक कदम आगे था। वह उनके अटैक्स को काउंटर करता और ऐसे जोरदार वार करता कि ग्वेन के लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता। एम्बर ने एक बार फिर डिस्ट्रैक्शन के लिए चीजें फेंकी, मगर जस्टिन ने उन्हें डेफ्टली डॉज कर लिया और उसी मौके पर ग्वेन पर फिर वार कर दिया। ग्वेन को लड़ाई का भारी बोझ महसूस होने लगा। उसका मैना आर्मर फ्लिकर करने लगा, लगभग टूटने की कगार पर। पूरी डेस्परेशन में एम्बर ने एक और चीज फेंकी, इस बार सीधे जस्टिन के चेहरे की तरफ। उसने अपने मैना डैगर से उसे ब्लॉक कर लिया, लेकिन टाइमिंग इतनी नाजुक थी कि ग्वेन को पीछे से वार करने का मौका मिल गया। उसने जोरदार पंच मारा, जिससे जस्टिन लड़खड़ाकर आगे गिर पड़ा। वह उससे कमजोर थी, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि वह कमजोर नहीं थी। एम्बर ने मौका देखा और अपने बचे हुए डैगर के साथ कूद पड़ी, जमीन पर पड़े जस्टिन के दिल को निशाना बनाते हुए। लेकिन आखिरी पल में उसने पलटकर जमीन से ही अपने मैना डैगर से वार रोक लिया। फक, ग्वेन चिल्ला उठी। हालात इतने खराब थे कि वह भी कंपोजर खो बैठी। उन्हें जस्टिन को जल्दी खत्म करना ही होगा, वरना वह उन्हें पूरी तरह घिस देगा। लड़ाई जारी रही। एम्बर और ग्वेन पूरी ताकत से लड़ी, ब्लोज एक्सचेंज होते रहे, इवेजन और काउंटर्स चलते रहे, मगर अपर हैंड अभी भी नहीं मिल पा रहा था। तभी अचानक फ्लैश ईटिंग बग्स का एक और स्वार्म जस्टिन पर टूट पड़ा। वे हर तरफ से उस पर छपटे, काटते और नोचते हुए। गेट द हेल ऑफ मी, थग चिल्लाया जब कीड़े उसके शरीर को चबाने लगे। इस डिस्ट्रैक्शन के बावजूद जस्टिन ने एम्बर पर एक ग्लैंसिंग ब्लो मार दिया, लेकिन वहां आगे कुछ कर पाता उससे पहले मार्था की थॉर्न वाइन्स जमीन से निकली और उसकी टांगों को जकड़ लिया। वह कुछ पल स्ट्रगल करता रहा, मगर वाइन्स ने उसे इतनी देर रोके रखा कि एम्बर ग्वेन के पीछे सुरक्षित हट सके। उसी मौके का फायदा उठाकर ग्वेन आगे झपटी, उसके आर्मर्ड फिस्ट जस्टिन की एक्सपोज साइड की तरफ। लेकिन इंटरवेंशन के बावजूद ग्वेन थोड़ी स्लो थी। जस्टिन ने खुद को मोड़ लिया, उसके डैगर्स क्लब की रोशनी में चमके। तभी कहीं से आया एक स्लाइम प्रोजेक्टाइल उसके दाएं हाथ पर लगा और उसकी फ्लैश को करोड करने लगा। उस आदमी को तुरंत मैना सर्कुलेट करनी पड़ी ताकि स्लाइम के असर से खुद को बचा सके, और वह उसे हटाने में लग गया। इससे ग्वेन और एम्बर को कुछ कीमती पल मिल गए। दोनों ने चार्ज किया जब जस्टिन एरन के कोरोसिव स्लाइम से निपटने में फंसा हुआ था। जस्टिन ने जल्दी से पलटकर मैना डैगर्स तैयार किए, मगर लड़कियां पहले ही उस पर थीं। एम्बर ने अपने ट्विन डैगर से जगुलर पर वार किया, जबकि मैना आर्मर में लिपटी ग्वेन ने उसके दिल को निशाना बनाया। उनके स्ट्राइक्स तेज और सटीक थे, लेकिन जस्टिन आसान टारगेट नहीं था। उसने एम्बर का वार डिफ्लेक्ट कर दिया, मगर ग्वेन का हमला उसके सीने पर लगा। कुछ सेकंड तक उसकी सांस अटक गई और दिल के नीचे भयानक दर्द उठा। यू फकिंग बिचेस, आई विल किल यू, उसने सांस संभालते ही चिल्लाया। जस्टिन गुस्से में उन पर छपटा, जिससे दोनों को जल्दी पीछे हटना पड़ा। जैसे ही वे पीछे हटी, माइकी के फ्लैश ईटिंग बग्स फिर से जस्टिन पर टूट पड़े, उसे आगे बढ़ने से रोकते हुए, मगर वह काफी नहीं था। तभी मार्था ने फुर्ती से एक थॉर्नी वाइन कॉन्जर की, जो निकलकर जस्टिन की बाह पर लिपट गई और उसे इमोबिलाइज कर दिया। इस बार यह काम कर गया। एम्बर ने ओपनिंग का फायदा उठाकर फिर चार्ज किया, क्रिटिकल ब्लो की उम्मीद में। लेकिन जस्टिन ने जल्दी रिकवर किया और आंशिक रूप से बाधे होने के बावजूद उसके वार को डिफ्लेक्ट कर दिया, जिससे एम्बर फिर जमीन पर गिर पड़ी। ग्वेन ने अपनी दोस्त को खतरे में देखा और आगे छपटी। थग खुद को छुड़ाकर पागल सी नजर के साथ उस पर छपटा। ग्वेन ने पूरी ताकत से फिर उसके सीने पर वार किया, ठीक उसी जगह जहां पहले दिल पर हमला किया था। दर्द से जस्टिन पीछे लड़खड़ा गया। यू आर डन, बिचेस, यू आर डन फॉर।
इतना सब भी जस्टिन को आउट ऑफ कॉम्बैट नहीं कर पाया। उसने खुद को संभाला और लड़ाई जारी रखी। पूरी टीम मिलकर उसे ऑफ बैलेंस रखने की कोशिश करती रही ताकि वह पूरा एडवांटेज न ले सके। बग्स और वाइन्स उसे परेशान करते रहे, जिससे ग्वेन और एम्बर को कुछ वार करने का मौका मिलता रहा, इससे पहले कि वह फिर रिकवर कर ले। उनकी पूरी कोशिशों के बावजूद जस्टिन अब भी एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट था। लड़ाई लंबी खिंचती चली गई और हर किसी को चोटें और ब्रूजेस झेलने पड़े। लेकिन मार्था और बाकी लोग ये ज्यादा देर तक नहीं कर सकते थे। वे खुद भी दूसरों को मरने से बचाने में लगे हुए थे। वे सिर्फ इसलिए इतना योगदान दे पा रहे थे क्योंकि माइकी की मां के फ्लैश ईटिंग बग्स पूरे बैटलफील्ड में मदद कर रहे थे, और जमोरा, सिल्वरबेंड और मोंटगोमरी क्लैंस के मेंबर्स जैसे लोग भी मौजूद थे, जिनमें मार्था और एंडरसन के पिता जितनी ताकत थी। फिर भी यह मौतों को पूरी तरह रोकने के लिए काफी नहीं था। उस कन्फ्रंटेशन में दो पेरेंट्स अपनी जान गंवा बैठे और उनके बच्चे आंसुओं में डूब गए। उधर जब यह सब चल रहा था, एरिक अब भी उस औरत के साथ लड़ाई में फंसा हुआ था। लेकिन उसी वक्त कुछ और भी हो रहा था, क्योंकि वह रेडियस के अंदर था। जैसे जैसे लोग मर रहे थे, सिस्टम उनकी मैना अब्सॉर्ब कर रहा था और एरिक को एक्सपीरियंस मिल रहा था। अब तक पेरेंट्स और थग्स मिलाकर 4 लोग मारे जा चुके थे और एरिक को एक और लेवल मिल गया था। माया के साथ ब्लोज एक्सचेंज करते हुए एरिक उसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, ये समझने की कोशिश में कि कहीं कोई वीकनेस मिले जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सके। वह एक लंबी और एथलेटिक महिला थी, छोटे छोटे कर्ली भूरे बालों के साथ। उसकी पियर्सिंग नीली आंखों में कंपेटिटिव आग चमक रही थी और उसका मजबूत जॉ लाइन बता रहा था कि वह ट्रेनिंग से कभी पीछे नहीं हटी। उसकी मस्कुलर बाहें और टोन टांगे साफ इशारा कर रही थी कि उसने घंटों ट्रेनिंग और वर्कआउट्स में बिताए थे, और उसकी बाहों पर कई टैटूज बने हुए थे। वह इस वक्त टाइट काले टैंक टॉप और मैचिंग पैंट्स पहने हुए थी, और उसका फाइटिंग स्टाइल बेहद अग्रेसिव और अनप्रेडिक्टेबल था, तेज स्लैशेस और अजीब फुटवर्क के साथ। वह फाइनेस या टेक्निक से ज्यादा ब्रूट स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पर निर्भर स्टाइल को पसंद करती लग रही थी। उसकी इंटिमिडेटिंग अपीयरेंस के बावजूद उसके मूवमेंट्स में एक अजीब सी ग्रेस थी, जैसे उसने सालों की ट्रेनिंग से अपनी स्किल्स को पॉलिश किया हो। उसके होंठों के कोनों पर एक सिनिस्टर स्माइल थी, मानो वह एरिक के साथ इस डेडली कॉम्बैट को एंजॉय कर रही हो। तू अच्छा है किडो, बहुत अच्छा, उसने बेकाबू अंदाज में अपनी तलवार एरिक की तरफ घुमाते हुए कहा। रिवर्स ग्रिप में हथियार पकड़े हुए मिया फिर से छपटी, इस बार एरिक के मिड सेक्शन को निशाना बनाते हुए। अवेकनर ने तुरंत साइड में कदम रखा और उसकी खुली पीठ की तरफ एक तेज कट मारा। मिया ने खुद को जोर से घुमाया और आसानी से पैरी कर लिया। उसके चेहरे पर वही विकेट स्माइल फैल गई। अंदर ही अंदर वह हैरान थी, यह मूव आसान नहीं था। सिर्फ 16 साल की उम्र में यह ग्रीनहॉर्न इतना मजबूत कैसे हो सकता है? हा हा, मोर मोर, लेट मी सी मोर। मिया पागलपन भरी आवाज में हंसी। क्या तुम इस यंग लेडी को एंटरटेन कर सकते हो? एरिक की आंखें फैल गईं। अब उसे साफ दिख रहा कि मिया कितनी क्रेजी थी। दोनों की लड़ाई एक खतरनाक डांस में बदल गई। तलवारें टकराईं, स्ट्राइक्स और पैरीज की बौछार होने लगी। एरिक को अपनी नसों में एड्रेनलिन दौड़ता महसूस हुआ। यह फाइट आसान नहीं होने वाली थी। वह उससे ज्यादा स्ट्रांग थी, और नथानियल की पावर होने के बावजूद एरिक की मैना और न्यूरल लिंक्स सीमित थे। जानता है, मिया ने मैडनेस से चमकती आंखों के साथ कहा, मुझे तेज ब्लेड का फ्लैश को चीरने का एहसास बहुत पसंद है। ये मेरे कानों के लिए म्यूजिक जैसा है। उसके शब्दों से एरिक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह अपने फिजिकल स्टैट्स बढ़ा सकता था, लेकिन ऐसा करने से बाद में मैना इंप्रूव करना मुश्किल हो जाता, और वह ये कई बार पहले ही कर चुका था। दूसरा रास्ता था, एनर्जी स्टैट्स बढ़ाकर तुरंत ज्यादा माना लेना और नथानियल की पावर को ज्यादा इस्तेमाल करना। लेकिन उससे पहले वह हालात का रुख देखना चाहता था। एक बात साफ थी, किसी भी पल उसे अपने दोस्तों से मदद मिल सकती थी। उसने गहरी सांस ली और मिया पर झपटा, सीधा उसके सीने पर तेज वार करने के लिए, मगर वह उससे तेज निकली। उसने अटैक डॉज किया और पलटकर उसकी गर्दन की तरफ तलवार घुमा दी। नाइस मूव किडो, लेकिन तुम बहुत स्लो हो। एरिक अगला वार किसी तरह डॉज कर पाया, बस बाल बाल बचा। उसे पता था कि एक पल के लिए भी गार्ड नहीं गिरा सकता। मिया को अंडर एस्टिमेट करना नामुमकिन था। यह अपने आप में चमत्कार था कि वो उससे भिड़ पा रहा था, जबकि उसके दोस्त अपने ओपोनेंट्स के सामने कहीं ज्यादा मुश्किल में थे। फिर मिया ने हमला किया।
एरिक ने गार्ड उठाया। जैसे ही वह लाइटनिंग फास्ट स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ी, दोनों ब्लेड्स टकराई। धातु की आवाज हवा में गूंज उठी। वे बार बार वार करते रहे, हर कोई अपर हैंड लेने की कोशिश में। मिया पागलों की तरह हंस रही थी, उसकी आंखों में क्रेज्ड फर्वर था। तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे, वह चिल्लाई। एरिक को उसकी हरकतों से चिढ़ होने लगी। वह साफ तौर पर क्रेजी थी और उसकी लगातार मॉकिंग अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अवेकनर ने मैना चैनल की और नेथानियल की पावर को अपने पैरों के नीचे एक्टिवेट किया, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए। अचानक बर्स्ट के साथ वह आगे झपटा और उसके कंधे पर एक ग्लैंसिंग ब्लो लगा दिया। लेकिन मिया रुकी नहीं। वह और जोर से हंसी, उसकी तलवार चमकती रही। एरिक को एहसास हुआ कि वह गंभीर मुसीबत में है। यह कोई साधारण ओपोनेंट नहीं थी। शायद उसे अपनी पावर्स ज्यादा खुलकर दिखानी पड़े। लेवल अप हुए अभी कुछ ही मिनट हुए थे, फिर भी उसकी मैना पहले से ही आधी खाली हो चुकी थी। उसे जल्दी क्वेरी का निकालना होगा। उसी पल एरिक को एक और नोटिफिकेशन मिला। 3 hostile individuals killed. Mana absorbing process starting. 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100% mana successfully absorbed, starting converting procedure. 3, 2, 1, 0 mana successfully converted into experience. 4,830 experience points awarded to the host. दूसरी तरफ लुइसा जमोरा की मां आना सीधी खड़ी होकर कमरे का जायजा ले रही थी। उसके सामने 3 आदमी थे, हर एक के हाथ में माना वेपन था। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वे किससे भिड़ रहे हैं। आना के पास फ्लेम्स को कंट्रोल करने की पावर थी, जैसे जमोरा क्लैन के हर मेंबर के पास होती है, और वह उसे इस्तेमाल करने से नहीं डरती थी। उसने कलाई के हल्के से फ्लिक से अपनी हथेली में एक छोटी सी फ्लेम पैदा की। आदमी एक पल के लिए हिचके। वे जानते थे कि जमोरा क्लैन पावरफुल है। फिर भी उन्होंने अपने हथियारों के साथ चार्ज कर दिया। आना पीछे कूदी, मुश्किल से अटैक से बचते हुए, और सबसे पास वाले आदमी की तरफ आग का बर्स्ट भेजा। उसकी चीख निकल गई, कपड़े जल उठे और वह घबराकर आग बुझाने लगा। बाकी 2 आदमी रुक गए। उन्हें समझ आ रहा था कि सामने वाला खतरनाक है। आओ फिर, आना चिल्लाई, उसकी आंखों में गुस्सा दहक रहा था। मैं तुम सबको अकेले ही संभाल लूंगी। एक आदमी नाइफ के साथ आगे बढ़ा, लेकिन आना साइड में हट गई और उसकी तरफ फ्लेम्स की लहर भेज दी। वह लड़खड़ाकर पीछे हटा। कपड़े धुआं छोड़ रहे थे, मगर अभी गिरा नहीं था। दूसरे आदमी ने मौका देखकर स्पीयर के साथ चार्ज किया। आना ज्यादातर वारों से बच गई, लेकिन एक वार उसकी बांह पर लगा। दर्द की लहर दौड़ गई। इसके लिए तुम चुकाओगे, आना गुर्राई, और उसने सीधे उसके चेहरे की तरफ आग की तेज धारा भेज दी। वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी आदमी एक पल के लिए हिचका। उसे समझ आ गया था कि वह आउटमैच्ड है। फिर भी उसने आखिरी कोशिश में आगे बढ़कर वार किया। आना शांति से पीछे हटी और उसके पास आने से पहले ही आग की दीवार खड़ी कर दी। वह आग में गिर गया और गिर पड़ा। लेकिन आना यही नहीं रुकी। उसने बाईं तरफ देखा और तुरंत एरिक रोमानो को देख लिया। वही बच्चा जिसने उसे बचाया था, जो अपने ओपोनेंट के साथ स्ट्रगल कर रहा था। यह साफ था कि वह अवेकनर है, क्योंकि वह उस महिला के सामने टिका हुआ था, जबकि वह उससे ज्यादा स्ट्रांग थी। इतनी कम उम्र में वह बेहद ताकतवर था। आना समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसे मुमकिन है। शायद उसके पास अपनी उम्र के हिसाब से पागलपन की हद तक न्यूरल लिंक्स हों। जो भी हो, उसे इंटरवीन करना ही था। आना ने सांस रोके हुए देखा जब मिया और एरिक की तलवारें टकरा रही थीं। महिला के मूव्स प्रिसाइज और फ्लूइड थे, और धीरे धीरे वह अपर हैंड ले रही थी। एरिक को डिफेंड करने में मुश्किल हो रही थी, और फाइट खींचने के साथ उसके अटैक्स कमजोर पड़ने लगे थे। आना ने तुरंत एक फायरबॉल समन की और मिया की तरफ फेंकी। वह चूक गई। मिया ने आसानी से डॉज कर लिया, लेकिन एरिक को खुद को संभालने का थोड़ा वक्त मिल गया। मिया की आंखों में पागलपन और गहरा गया। वह जोर से हंसी। हे, इंटरफियर करना बंद करो, उसने चिल्लाते हुए तलवार से झपट्टा मारा। एरिक ने किसी तरह ब्लॉक किया, मगर झटके से उसकी बाहें कांप उठीं। मिया ने दबाव बनाए रखा। एरिक मुश्किल से उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ ताल मिला पा रहा था। आना ने फिर एक फायरबॉल भेजी। इस बार मिया का ध्यान बंटा और एरिक ने उसकी बाह पर वार कर दिया। मिया ने दर्द में दांत भींचे, मगर तुरंत फोकस वापस ले आई। उसने और ज्यादा फेरोसिटी के साथ तलवार घुमाई और एरिक फिर से स्ट्रगल करने लगा। एना लगातार फायरबॉल्स भेजती रही एरिक के लिए ओपनिंग बनाने की कोशिश में, लेकिन मिया आग से लगभग बेअसर लग रही थी। एरिक आगे झपटा, तलवार सिर के ऊपर उठी हुई, सीधा मिया की तरफ चार्ज करते हुए।
जवाब में उस औरत ने हवा का एक ऐसा झोंका छोड़ा जो उसे बैलेंस से बाहर फेंकने के लिए काफी था। फिर भी एरिक ने खुद को जल्दी संभाल लिया और तुरंत एक तेज काउंटर अटैक कर दिया। तलवारों की टकराहट की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। चारों तरफ chaos था और उन्हें उड़ते हुए अटैक्स पर भी नजर रखनी पड़ रही थी, खासतौर पर मिया को, क्योंकि जब भी वह एरिक को मारने के बेहद करीब पहुंचती, एना की तरफ से कभी-कभी फायरबॉल्स आ जाते थे। पूरी कोशिश के बावजूद एरिक को मिया की एजिलिटी और उसके विंड बर्स्ट की ताकत के साथ ताल मिलाने में भारी मुश्किल हो रही थी। उसे पता था कि उसे हर मूवमेंट में बेहद केयरफुल और प्रिसाइज होना पड़ेगा, वरना वह पल भर में मारा जाएगा। लेकिन यह कहना आसान था, करना नहीं। अब एरिक को सच में एहसास हो रहा था कि ज्यादा न्यूरल लिंक्स वाले इंसान के सामने खड़ा होना कैसा लगता है, जैसे वह खुद अपने पुराने ओपोनेंट्स में से एक बन गया हो। उसे समझ में आ गया कि इनर रैंकिंग फाइट्स में बाकियों ने कितनी स्ट्रगल की थी। मिया ने ग्रिन करते हुए उसे जूझते देखा। बस इतना ही है तुम्हारे पास? उसने ताना मारा और फिर से हवा का झोंका उसकी तरफ भेजा। इस बार एरिक साइड में हट गया, लेकिन फिर भी हवा की ताकत उसके पैर से टकराई और वह लड़खड़ाकर पीछे चला गया। एरिक ने दांत भींच लिए, उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन भर गई। उसने खुद को संभाला और फिर से आगे बढ़ा, इस बार इतना जोरदार अटैक करते हुए कि मिया को एक कदम पीछे हटना पड़ा। ओह, ये कहां से आ गया? अभी और भी आने वाला है, एरिक ने जवाब दिया। लड़ाई इसी तरह चलती रही। एरिक कुछ हिट्स लगाने में कामयाब होता, लेकिन ज्यादातर समय उसे डिफेंसिव रहना पड़ता। मिया साफ तौर पर उसके साथ खेल रही थी, फाइट के थ्रिल का मजा लेते हुए। वह बिल्ली की तरह थी और एरिक उसके लिए एक चूहा। एरिक ने पूरी ताकत से डॉज और ब्लॉक किया। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, मसल्स दर्द से चीख रहे थे, लेकिन उसे पता था अगर एक पल के लिए भी डील दी तो वह मर जाएगा। फिर से तलवारें टकराईं। हर बार जब मिया वार करती, उसकी ताकत एरिक की बाहों को कांपने पर मजबूर कर देती। उसने एक अटैक ब्लॉक कर लिया, लेकिन उसका फॉलो अप बहुत तेज था। एरिक को महसूस हुआ कि तलवार उसके कंधे में धंस गई है। दर्द की तेज लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। वह पीछे हटने लगा, दूरी बनाने की कोशिश में, लेकिन मिया ने उसे चैन नहीं लेने दिया। फिर उसने विंड बर्स्ट का इस्तेमाल किया और उसे फिर से बैलेंस से बाहर कर दिया। एरिक फिसला, मगर उसने अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुद को घुमाया और एक समरसॉल्ट किया, बस वक्त पर, वरना उसका जगुलर कट जाता। इन अटैक्स ने उसके लिए फुटिंग बनाए रखना बेहद मुश्किल कर दिया था। वह मिया की मूवमेंट्स पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंधे का दर्द उसका ध्यान भंग कर रहा था। एरिक ने देखा कि मिया उस पर झपटी। उसने तलवार उठाकर ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ा स्लो था। उसकी तलवार एरिक के सीने के बेहद करीब आ गई, मगर उसी पल एक फायरबॉल आकर मिया की तरफ गया और वह मौका गंवा बैठी। एरिक बाल बाल बच गया, लेकिन मिया की हंसी उसके कानों में गूंजती रही। क्या मामा को बुलाना पड़ेगा लड़ने के लिए? उसने फिर ताना मारा। खुद खड़े नहीं हो सकते? एरिक ने दांत भींच लिए। उसे समझ आ गया था कि इस साइको से कोई तर्क नहीं हो सकता। वह सिर्फ मजे के लिए लड़ रही थी। उसे लड़ते रहना होगा, या तो हालात बेहतर हों या फिर भागने का मौका मिले। उसकी चोटें गंभीर थीं और वह जानता था कि बिना अपनी दूसरी पावर्स इस्तेमाल किए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। लेकिन उन पावर्स के क्लियर विजुअल इफेक्ट्स थे। अगर उसने उन्हें इस्तेमाल किया तो उसकी पहचान खुल सकती थी। वह उन्हें सिर्फ तब इस्तेमाल करना चाहता था जब हालात पूरी तरह बिगड़ जाएं। अभी आना की मदद मौजूद थी, भले ही मुश्किल हो। खून उसके कंधे से बह रहा था और सीने में दर्द धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली, खुद को स्थिर किया। जैसे ही मिया फिर से झपटी, एरिक ने तलवार उठाई। उसने वार पैरी किया, मगर अचानक मिया ने एक और जोरदार विंड बर्स्ट छोड़ा और वह फिर से बैलेंस खो बैठा। फकिंग बिच! लड़खड़ाते हुए मिया ने तुरंत फॉलो अप किया। उसकी तलवार एरिक की बाह में गहराई तक लगा गई। कंधे के जख्म के अलावा एक और घाव। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। एरिक ने दांत भींचे, दर्द को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए। मिया ने विकेड हंसी हंसी। तुम्हारी वो बहादुरी कहां गई? उसने ताना मारा। तुम मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हो। मुझे लगा था तुम बेहतर हो। एरिक ने तलवार की पकड़ और कस ली। मैं सबसे अच्छा फाइटर नहीं हूं, उसने गुर्राते हुए कहा, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो तुम्हारे पास नहीं। क्या? एक फंक्शनिंग ब्रेन। मिया ठाका मारकर हंसी और फिर से उस पर टूट पड़ी। एरिक पीछे हटना चाहता था, लेकिन वह लगातार दबाव बनाए रखे हुए थी। आओ खेलने, लिटिल बॉय।
मिया गुनगुनाई तलवार घुमाते हुए। मजा दिखाने का टाइम है। तुम बस एक पैथेटिक इंसेक्ट हो, ग्रोन अप्स के साथ खेलने की कोशिश करता हुआ। एरिक थकान महसूस कर रहा था। हालात अच्छे नहीं थे। बिना अपनी कई पावर्स और एस्ट्रल वुल्फ के सरप्राइज इफेक्ट के उसे जीतना मुश्किल लग रहा था। वह दूरी बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, किसी ओपनिंग का इंतजार करते हुए, मगर मिया बहुत तेज और स्किल्ड थी। अब हार मान लो, उसने स्mirk किया। मैं जल्दी खत्म कर सकती हूं या धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से। मेरे लिए तुम बस एक काम कर सकती हो। एरिक ने कहा, चुप रहो, तुम्हारे शब्द चाकू से ज्यादा दर्द देते हैं। एरिक ने एक और जानलेवा अटैक से बचाव किया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं, खून उसकी बांह और कंधे से बहकर शर्ट को भिगो रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक और वार डॉज किया और पलटकर हमला किया। एक और ग्लैंसिंग ब्लो मिया की बांह पर लगा, मगर वह जरा भी स्लो नहीं हुई। कैसा लग रहा है? उसने ताना मारा। तुम्हारी बांह कैसी है? पहले से बेहतर? एरिक ने जवाब दिया। वह अगला अटैक ब्लॉक करने पर मजबूर हुआ। वार इतना तेज था कि अगर नथानियल की पावर ने उसकी बांह को तेज नहीं किया होता तो वह मर चुका होता। अगर ये औरत ये विंड बार बार इस्तेमाल न करती, उसने मन में सोचा। स्थिति गंभीर थी। मिया अपनी ब्रेन क्रिस्टल पावर से उसे बार बार बैलेंस से बाहर कर रही थी। हवा का झोंका छोटा था मगर कॉन्सेंट्रेटेड, और टाइमिंग का अंदाजा लगाना मुश्किल। ऊपर से उसके पास पहले से गहरे घाव थे। एक और चोट उसे खत्म कर सकती थी। बस इतना ही? मिया ने हंसते हुए कहा। मैंने ज्यादा चैलेंज की उम्मीद की थी। एरिक जानता था कि अब उसे कुछ ड्रास्टिक करना होगा। उसने नेथानियल की पावर में थोड़ा और मैना चैनल करने का फैसला किया, रिस्क के बावजूद। उसने मैना पर फोकस किया। ब्रेन क्रिस्टल से एनर्जी उसके शरीर में दौड़ गई। ताकत और कॉन्फिडेंस की लहर उठी। वह तलवार उठाकर पूरी स्पीड से मिया की तरफ झपटा। मिया की आंखें फैल गई। यह स्पीड पहले जैसी नहीं थी। उसने ब्लॉक करने की कोशिश की, मगर एरिक का वार फोर्स ब्लो से बूस्टेड था। टकराहट इतनी जोरदार थी कि उसे पीछे हटना पड़ा। उसने मौका नहीं छोड़ा और फिर से हमला किया। डाई पिच! लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। माया ने ब्लॉक किया और काउंटर अटैक में उसकी गर्दन के बेहद करीब वार कर दिया। इतने बड़े दांव खेलने के लायक नहीं हो तुम, उसने थूकते हुए कहा। फक! एरिक के मुंह से निकला। मिया ने फिर से हॉरिजॉन्टल स्लैश मारा। एरिक पीछे झुका और बच गया, मगर खुद को खतरे में डाल बैठा। उसने फुटिंग संभाली, लेकिन सामने ही मिया थी। वह मुश्किल से अगला वार पैरी कर पाया। शिट! ये बहुत करीब था। और तभी उसने कुछ देखा, तेज रफ्तार से आता हुआ। अचानक उसके साइड में तेज दर्द उठा। नीचे देखने पर उसने देखा एक छोटा गैर उसके शरीर में धंसा हुआ था। किसी ने डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर उसे फेंक दिया था। एरिक दर्द से हाँफ उठा, लेकिन वह डैगर निकाल नहीं सकता था, वरना जख्म और बिगड़ जाता। बेनेडिक्ट पीछे की ओर लड़खड़ाया। उसका मैना हैल्बर्ड सामने वाले के हैमर से टकराया। वह बुरी तरह पसीने से भीगा हुआ था। लगातार पड़ते वारों से उसकी मांसपेशियां जवाब दे रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह इस तग से घंटों से लड़ रहा हो, लेकिन फिर भी उसे हराने के करीब तक नहीं पहुंच पाया था। कम ऑन किड, दिखाओ जरा क्या कर सकते हो, डैनियल ने हंसते हुए कहा और फिर से अपना हैमर घुमाया। मुझे लगा था तुम कोई हीरो हो। क्या अपने दोस्तों को बचाने नहीं आए थे? बेनेडिक्ट ने दांत भींचे और अपने मैना हैल्बर्ड में और माना झोंक दिया। उसने उसे चौड़े आर्क में घुमाया, अपनी रीच का फायदा उठाने की कोशिश करते हुए। लेकिन थग बहुत तेज था। वह आसानी से किनारे हट गया और अगले ही पल अपना हैमर बेनेडिक्ट की बांह पर दे मारा। लड़के के मुंह से दर्द की चीख निकल गई। उसे अपनी बांह की हड्डियां उस जोरदार वार से टूटती हुई महसूस हुई। वह पीछे की ओर लड़खड़ा गया, अपनी घायल बांह को पकड़ते हुए। बस इतना ही? डैनियल हंसा और अपनी रोप बढ़ाकर बेनेडिक्ट की गर्दन के चारों ओर लपेट दी। पैथेटिक! और तुम रेड पैलेस जाते हो? यही है तुम लोगों की औकात? इतने माइटी होने का यही नतीजा? फिर डैनियल ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया। वह एक ऐसी रोप समन कर सकता था जो उसकी मैना रिजर्व्स पर निर्भर करते हुए अनंत तक फैल सकती थी और उसकी मर्जी से सिकुड़ भी सकती थी। रोप तेजी से रेड पैलेस के स्टूडेंट के चारों ओर लिपट गई। बेनेडिक्ट की सांस अटकने लगी। वह छूटने की कोशिश करता रहा। उसे लगा जैसे उसके फेफड़ों से हवा निचोड़ी जा रही हो। उसकी नजर धुंधली पड़ने लगी। अचानक जमीन से मुरझाई हुई सांप जैसी कांटों वाली बेलें निकली और डैनियल पर टूट पड़ी। उसे बेनेडिक्ट को छोड़ना पड़ा। पीछे से मार्था सामने आई, उसके हाथ आगे की ओर फैले हुए थे।
तुम ठीक हो? उसने पूछा, बेनेडिक्ट को संभालते हुए। उसने दर्द सहते हुए सिर हिलाया। थैंक्स, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। नहीं, एरन आगे बढ़ते हुए बोला, तुम हम सबके कर्जदार हो। क्या तुम्हें लगा हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? माइकी ने सिर हिलाया। उसके फ्लैश ईटिंग बग्स उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। हाँ यार, हम टीम हैं, याद है ना? बेनेडिक्ट हल्का सा मुस्कुराया और अपने हैल्बर्ड को कसकर पकड़ा। फिर उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। वह जानता था कि अगर वे यहीं रुके रहे तो मर सकते हैं। जाओ, बाकियों की मदद करो। उसके दोस्तों की आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही चिंता भी। फिर भी वे उसकी बात मानकर चले गए, दूसरे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की मदद करने। नए इरादे के साथ बेनेडिक्ट ने फिर से डैनियल पर चार्ज किया। उसने पूरी ताकत से हैल्बर्ट घुमाया, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। दोनों के हथियार भारी थे, इसलिए लड़ाई बहुत तेज नहीं थी, लेकिन एक भी गलत वार मौत ला सकता था। असल समस्या हैमर नहीं थी, बल्कि डैनियल की ब्रेन क्रिस्टल पावर थी। अगर वह रोप से फंस गया तो वह अपने आप लिपटती चली जाती और तब वह पूरी तरह हेल्पलेस हो जाता। ऐसी पावर के साथ थग क्यों बना? बेनेडिक्ट ने पूछा। अपने काम से काम रख किड, डैनियल गुराया। तुम जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। डैनियल ने उसे घूरा और बेनेडिक्ट ने गहरी सांस ली। एड्रेनलिन उसकी नसों में दौड़ रहा था। डैनियल की रोप एक whip में बदल गई। कलाई के हल्के झटके से उसने whip चलाया, जिसकी नोक एनर्जी से चटक रही थी। बेनेडिक्ट ने बगल में छलांग लगाई और वार से बाल बाल बचा, लेकिन डैनियल ने तुरंत दूसरा हमला किया। इस बार बेनेडिक्ट उतना लकी नहीं था। रोप की नोक उसकी छाती पर लगी। तेज दर्द उसकी देह में फैल गया। वह दर्द को झटकने की कोशिश ही कर रहा था कि डैनियल हैमर उठाए हुए उस पर टूट पड़ा। बेनेडिक्ट समझ गया, इस वार को रोकने की ताकत उसमें नहीं थी। डैनियल जीत की हंसी हंसा और हैमर नीचे दे मारा, लेकिन बेनेडिक्ट रुककर बच गया। हैमर जमीन पर लगा और वहां एक छोटा क्रेटर बन गया। बेनेडिक्ट की आंखें फैल गईं। अगर वह वार उसे लगता तो अब तक मर चुका होता। डैम! पीछे हटते हुए उसकी नजर जमीन पर पड़े एक मेटल पोल पर पड़ी। वह पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ा, डैनियल की whip से बचता हुआ। उसने पूरी ताकत से पोल उखाड़ा और डैनियल की ओर फेंक दिया, मानो कोई विशाल तीर हो। डैनियल ने उसे आसानी से अपने हैमर से रोक दिया। बेनेडिक्ट की ताकत उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। फिर भी बेनेडिक्ट ने मौका नहीं छोड़ा। उसने आगे बढ़कर हैल्बर्ट से वार किया, लेकिन डैनियल ने whip लपेटकर हैल्बर्ट उसके हाथों से छीन लिया। इस सब के दौरान हालात बाकियों के लिए भी आसान नहीं थे। अगर एडम के बड़े भाई माइकी और लुइसा की मदर्स और एंडरसन के पिता वहां नन होते, जो एक साथ 5-6 लोगों से लड़ सकते थे, तो बच्चे कब के मारे जा चुके होते। ज्यादातर थग्स एडल्ट्स पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन सभी नहीं। एरिक, एम्बर, ग्वेन, बेनेडिक्ट और एंडरसन की लड़ाइयां इसका सबूत थीं। एरिक अपनी स्किल से माया के सामने टिका रहा। एम्बर और ग्वेन ने मिलकर अपने अटैकर को संभाल लिया। मार्था और दूसरों की मदद से बेनेडिक्ट भी किसी तरह लड़ पा रहा था। लेकिन एंडरसन की हालत अलग थी। उसकी लड़ाई सबसे कठिन थी। वह न तो सबसे तेज था, न सबसे ताकतवर। उसकी असली ताकत उसकी टेक्निक और उसकी बेहद खतरनाक ब्रेन क्रिस्टल पावर थी, जिसे वह इस्तेमाल नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर अपने सिवा सबको मार देता। एरिक की प्लान ये थी कि रेस्क्यू टीम होस्टेजेस को बचाए और फिर एंडरसन अपनी पावर से रेड लोटस लाउंज को उड़ा दे। यह साफ नहीं था कि उसका मैना मैथ्यू और उसके आदमियों की मैना डिफेंसेस को पार कर पाएगा या नहीं, लेकिन कम से कम इतना ख्यास होगा कि सब भाग सकें। समस्या यह थी, अगर मैथ्यू ने सिर्फ एंडरसन को आते देखा तो वह क्या करता? क्या वह गुस्से में हॉस्टेजेस को मार देता? क्या वह एंडरसन को वहीं खत्म कर देता? बहुत सारे अननोन वेरिएबल्स थे, इसलिए एरिक ने गेन वैल्यूबल टाइम वाली स्ट्रेटजी चुनी। लेकिन लड़ाई बेहद कठिन थी। एंडरसन क्लेमोर इस्तेमाल कर रहा था, जबकि उसे हथियारों से लड़ना पसंद नहीं था। वे उसकी मूवमेंट्स को सीमित करते थे। ऊपर से सामने वाला मैना स्पीयर इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी रीच बहुत ज्यादा थी। एंडरसन ने क्लेमोर कसकर पकड़ा। केविन ने मैना से बना स्पीयर समन किया हुआ था। उसने हमला किया, लेकिन केविन ने आसानी से पैरी कर दिया और काउंटर में स्पीयर घुसाया। एंडरसन बाल बाल बचा। तू टफ है, केविन मुस्कुराया, लेकिन उस बड़ी तलवार से मुझे नहीं हरा सकता। केविन के स्पीयर ने एंडरसन के कंधे को चीर दिया। खून बहने लगा। तू जीत नहीं सकता, केविन ने ताना मारा। हार मान ले, शायद पेनलेस मार दूं। एंडरसन ने जवाब में क्लेमोर उठाई, लेकिन उसके वार अब धीमे पड़ चुके थे। केविन के हमले बढ़ते गए।
एंडरसन कमजोर होता गया। फक फक फक, खेल खत्म किड। केविन दहाड़ा। वह तेजी से आगे बढ़ा। एंडरसन ने आखिरी ताकत जुटाकर क्लेमोर घुमाई। वार इतना सटीक था कि मौत खुद उतरती दिख रही थी। लेकिन केविन हवा में उछल गया, घूमते हुए वार से बचा और उसी पल स्पीयर सीधे एंडरसन के दिल में घुसा दिया। एंडरसन ने नीचे देखा। स्पीयर की नोक उसकी छाती के आर पार निकल चुकी थी। एंडरसन के घुटने जवाब दे गए जैसे ही घातक वार उसके दिल में लगा। क्लेमोर उसके हाथ से छूटकर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें अपने दोस्तों पर टिक गई। उनमें दर्द भी था और एक अजीब सी स्वीकार्यता भी। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी। उसने कोशिश की थी, बार बार की थी, लेकिन आखिरकार वह काफी मजबूत नहीं था। फिर भी वह किसी को दोष नहीं दे सकता था। यहां आने का फैसला उसी का था। एरिक ने खतरों के बारे में चेताया था, लेकिन उसने फिर भी दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए कहा था। कम से कम वह अपने पिता और कुछ लोगों को बचा पाया था। मगर जब उसने आसपास देखा तो कुछ लोग मरे पड़े थे। क्या मैंने सच में कोई फर्क डाला? उसने खुद से पूछा। लोगों को बचाने की कोशिश में मरने से पहले ऐसा देखना दिल तोड़ने वाला था, लेकिन हकीकत बदली नहीं जा सकती थी। वह बस यही दुआ कर सकता था कि माइकी, एरन और बाकी सब जिंदा बच जाएं। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, छोटी छोटी और बेतरतीब। उसके होंठ खून से रंग गए। दूर से अपने अपने विरोधियों से जूझते हुए उसके दोस्त बस बेपसी से उसे गिरते देख पा रहे थे। वे जानते थे उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। मार्था की आंखों से आंसू बहने लगे। एंडरसन की सांसें और उथली हो गईं। होश थामे रखने की उसकी कोशिश कमजोर पड़ रही थी। उसने दोस्तों की ओर देखा, आंखों में दर्द और पछतावा। सॉरी, वह किसी तरह फुसफुसाया और दाईं ओर सिर घुमा लिया। उसका हाथ जमीन पर पड़ी अपनी तलवार की मूठ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अगर वे अपनी जान की लड़ाई नहीं लड़ रहे होते तो उसके दोस्त वहीं जम जाते। उनकी आंखें फटी रह गई। जो वे देख रहे थे उस पर यकीन करना मुश्किल था। बेनेडिक्ट आगे बढ़ना चाहता था, मगर उसका विरोधी उसे रोक लेता है। एक पल की भी चूक उसकी मौत बन सकती थी। और फिर एंडरसन की आंखों की चमक बुझ गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया। एंडरसन, एरन चीखा, आवाज भर्रा गई। रुको, हम मदद लाएंगे। लेकिन जमीन पर पड़े एंडरसन के लिए अब कुछ भी किया नहीं जा सकता था। उसके दोस्त अभी अपनी अपनी लड़ाइयों में फंसे थे। कार्ल, माइकी और एरिक पूरी ताकत से लड़ रहे थे, मगर अपने गिरे हुए साथी की मदद नहीं कर सकते थे। दूर से वे उसकी जिंदगी को फिसलते देख रहे थे और ये जानना कि वे कुछ नहीं कर सकते उनके दिल चीर रहा था। सब जानते थे अब कुछ नहीं बचन। कार्ल फिर चिल्लाया। अपने बेटे की हालत देखकर उसके चेहरे पर सदमे की परतें साफ थीं। एंडरसन हल्का सा मुस्कुराया। उसकी छाती ने एक आखिरी सांस ली और फिर सब थम गया। उसकी आंखें खुली रह गई, छत की ओर ताकती हुई, मानो किसी ऐसी चीज को ढूंढ रही हो जो कभी आने वाली नहीं थी। एंडरसन ऐसे ही चला गया। सबसे पहले माइकी ने उसकी निश्चलता नोटिस की। उसका दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसका दोस्त बढ़ चुका और एरिक ने भी तुरंत देख लिया। उनकी नजरें एंडरसन के निर्जीव शरीर और अपने विरोधियों के बीच घूम गईं। लेकिन उन्हें लड़ाई पर ध्यान बनाए रखना था। एक पल की डील अभी मुमकिन नहीं थी। वे और ज्यादा उग्रता से लड़े। एंडरसन की मौत का बोझ उनके हर वार में उतर आया। फकर, मैं तुम्हें मार दूंगा। एरिक ने केविन पर चीखते हुए कहा, हा, क्या कर लोगे? रात होने से पहले तुम मर जाओगे। Ally killed, mana absorbing process starting 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%. Mana successfully absorbed, starting converting procedure. 3, 2, 1, शून्य mana successfully converted into experience. 3,827 experience points awarded to the host. एरिक ने नोटिफिकेशन देखा। उसकी आंख से एक आंसू फिसल गया। सिस्टम ने आसपास की मैना को खींच लिया, एंडरसन की भी, उसकी मौत के साथ। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो चारों ओर खामोशी छा गई हो, जिसे बस कार्ल की दबाई हुई सिसकियां तोड़ रही थी। एम्बर और ग्वेन एंडरसन से कुछ ही दूरी पर खड़ी थीं। जैसे ही उसका शरीर रह गया और क्लेमोर हाथ से छूटी, दोनों के मुंह से सिसकारी निकल गई। सदमा और फिर गहरी निराशा। एम्बर के गाल आंसुओं से लाल हो गए। वह यकीन नहीं कर पा रही थी। सालों की दोस्ती, साथ की ट्रेनिंग, साथ की लड़ाइयां, और अब वह नहीं रहा। ग्वेन का पेट मरोड़ गया। जमीन पर पड़े एंडरसन को देखकर उसे अपने आप से घिन आने लगी। वह अपने पिता के दर्द की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी। एरिक का दिल तेज धड़क रहा था। वह लड़ाई छोड़कर दोस्त के पास भागना चाहता था, मगर जानता था रुकना मना है।
भाई को खोने का ख्याल असहनीय था और वही दर्द उसकी आग बन गया। माइकी के भीतर गुस्सा और दुख उबल पड़ा। उसने पूरी ताकत से अपने बग्स छोड़ दिए। बस इतना चाहता था कि उसके दोस्त बच जाएं। डर और शोक के बावजूद तीनों लड़ते रहे। हर वार में यही उम्मीद थी कि किसी तरह बाजी पलट जाए। उन्हें कीमत चुकाने दो। चलो खत्म करते हैं। मार्था ने भी सिर हिलाया। उन्हें अब यह लड़ाई अपने दोस्त के बिना ही पूरी करनी थी। कार्ल का दिल बैठा हुआ था। एंडरसन जमीन पर निश्चल पड़ा था। सदमे में वह जैसे अपने आप लड़ रहा था। ऑटो मोड में वह बेटे के पास दौड़ना चाहता था, मगर बीच में खड़े तग्स ने रास्ता रोक रखा था। उसकी आंखें भर आईं। और यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। उसी वक्त कई और लड़ाइयां चल रही थीं। खास तौर पर फ्रैंक एडम का भाई भारी नुकसान पहुंचा रहा था। वह आइस बना और कंट्रोल कर सकता था। फ्रैंक के सामने माया थी, एक थग जो ऐसे ग्लव्स समन करती थी जो उसकी ताकत कई गुना बढ़ा देते थे। अजीब पावर थी, लेकिन बेहद खतरनाक। फिर भी फ्रैंक को फायदा था। उसकी ब्रेन क्रिस्टल पावर उसे दूरी से हमला करने देती थी। माया तलवार लिए झपटी, मगर फ्रैंक ने तुरंत आइस वॉल बना ली। उसका वार रुक गया। उसने दीवार तोड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रही। फ्रैंक ने आइसिकल्स की बारिश कर दी। माया बचते हुए पास आ गई। उसने तलवार घुमाई, लेकिन फ्रैंक ने आइस शील्ड से रोक लिया। वह फिर चपटी, और इस बार फ्रैंक ने देर नहीं की। उसने आइस स्पीयर बनाया और फेंक दिया। माया बच तो गई, मगर फ्रैंक पास आ चुका था। उसके मुक्के और किक्स आइस से भरे थे। ठंड उसके शरीर में उतर गई। उसकी रफ्तार थमने लगी। अगला आइस स्पीयर उसके आर पार चला गया। वह बच नहीं पाई। माया गिर पड़ी और वहीं दम तोड़ दिया। फ्रैंक ने इधर उधर देखा। एक हॉस्टेज औरत किसी भटके हुए वार की चपेट में आ चुकी थी। वह पहुंचा, मगर देर हो चुकी थी। वह किसी की मां थी। बस इतना तय था। फ्रैंक ने दांत भींचे और अगला निशाना ढूंढा। उसने एक थग को एक औरत से लड़ते देखा। वह कूद पड़ा। आइस को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हुए 2 बनाम 1 की छोटी सी लड़ाई में उन्होंने थग को गिरा दिया। पूरी जगह अब एक कब्रिस्तान सी लग रही थी। खून, गिरे हुए शरीर और तबाही की खामोशी। उसी पल एरिक को एक और नोटिफिकेशन मिला। मल्टीपल इंडिविजुअल्स किल्ड। मैना अब्सॉर्बिंग प्रोसेस स्टार्टिंग। 0%, 1%, 5%, 30%, 70%, 100%। Mana successfully absorbed starting converting procedure. 3-2-1 mana successfully converted into experience. 7,700 chanced experience points awarded to the host. Level up. कार्ल का दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे किसी ने उसे चीरकर निकाल लिया हो जब उसने अपने बेटे एंडरसन को जमीन पर बेसुध पड़ा देखा। वह यकीन नहीं कर पा रहा था, स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि उसका बेटा, उसका गर्व, उसकी दुनिया हमेशा के लिए चला गया है। गुस्सा और दुख उसके सीने में उबलते कड़ाह की तरह मिल गए थे। एक भावना दूसरी को और भड़का रही थी। उसने एंडरसन को जन्म से पाला था। उसे गोद में उठाया था जब वह बस एक छोटा सा बच्चा था। उसे बड़ा होते देखा था, एक मजबूत काबिल जवान बनते हुए। और अब बस ऐसे ही सब खत्म। उसका भविष्य छीन लिया गया। कार्ल को लगा जैसे वह किसी ऐसे बुरे सपने में फंस गया हो जिससे वह जाग नहीं पा रहा। वह उन तमाम चीजों के बारे में सोचने लगा जो अब कभी नहीं होंगी। एंडरसन के साथ होने वाली बातें, बातचीत, साथ बिताए जाने वाले पल। यह ख्याल ही असहनीय था। उसका दर्द बयान से बाहर था। दिल में ऐसा गहरा, सब कुछ निगल लेने वाला शोक था कि वह उसे पूरी तरह तोड़ देना चाहा था। उस पल उसने वह सब खो दिया था जो उसके लिए मायने रखता था, सिर्फ एक आदमी की वजह से। जैसे जैसे उसने बाकी लोगों को तग से लड़ते देखा, उसके भीतर गुस्से की एक लहर उठी। इन्हीं लोगों ने उसका बेटा छीना था। इन्होंने उसकी जिंदगी और एंडरसन को जानने वाले हर इंसान की जिंदगी तबाह कर दी थी। वह उन्हें इसकी मत चुकते देखना चाहता। वही दर्द महसूस करवाना चाहता था जो उसके बेटे ने महसूस किया होगा। उसकी नजरों पर लाल धुंध छा गई। एड्रेनलिन उसके जिस्म में दौड़ पड़ी। वह किसी को चोट पहुंचाना चाहता था, किसी को भी, बस अपने दर्द का एक अंश बाहर निकालने के लिए। लेकिन इस सब के पीछे एक ही आदमी था। कार्ल की पूरी नफरत उसी पर टिक गई। वह अपने बेटे की हिफाजत नहीं कर पाया था, और अब वह कातिल को इसकी सजा देगा। उसने आगे कदम बढ़ाया। मुट्ठियां इतनी जोर से भींची थी कि उंगलियां सफेद पड़ गई। अपने मौजूदा विरोधियों के वारों से बचता हुआ वह सीधे केविन की ओर बढ़ा और रास्ते में जमीन से एंडरसन की क्लेमोर उठा ली। एंडरसन के कातिल के सामने अब यह आदमी खड़ा था, उससे कहीं ज्यादा विशाल, आंखों में तिरस्कार और आग लिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, जैसे दोनों एक दूसरे को परख रहे हों। फिर अचानक कार्ल टूट पड़ा।
गुस्से से भरे वार केविन की ओर गए। केविन किसी तरह बचा, लेकिन बाल बाल। क्या? केविन चिल्लाया। अब उसे समझ आया कि जो आदमी 5 लोगों से अकेले लड़ सकता था, उसके पीछे वजह थी। केविन पीछे हटना चाहता था, मगर कार्ल रुकने वाला नहीं था। उसकी हर हरकत डराने वाली थी। कई वार लगे। क्लेमोर केविन के शरीर से टकराती रही। केविन हर चोट पर कराहता रहा, लेकिन गिरा नहीं। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहे, किसी एक छोटी सी गलती का इंतजार करते हुए। केविन की हालत साफ बिगड़ चुकी थी। लड़ाई देख रहे लोग और होस्टेज हैरान थे। कार्ल का हर वार बे के बदले की आग से भरा हुआ था। दुख और गुस्सा उसे उसकी हदों से आगे धकेल रहे थे। इस अचानक आई तूफानी आक्रामकता से लड़खड़ा गया। रेड लोटस लाउंज में हथियारों की टकराहट गूंज रही थी। उस पर्ल को अपनी जिंदगी या मौत की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, केविन को सजा। एक पल के लिए दोनों की तलवारें अटक गईं। कार्ल पास आया और केविन के पेट में जोरदार मुक्का जड़ दिया। कार्ल ने उसी वक्त पूरी ताकत से वार किया, लेकिन केविन ने आखिरी पल में उसे रोक लिया। रुको रुको, हम बात कर सकते हैं, केविन गिड़गिड़ाया। दोनों अलग हुए, हाँफते हुए। कार्ल की नजर केविन से एक पल के लिए भी नहीं हटी। उसका गुस्सा जरा भी कम नहीं हुआ था। लड़ते हुए उसके दिमाग में एंडरसन का चेहरा उभरा। दुख और गुस्से ने फिर से आग पकड़ ली। वह तय कर चुका था, केविन किसी को और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। केविन फिर चिल्लाया। उसी पल कार्ल की दुनिया सिमट गई। आसपास की आवाजें, रोशनी, लोग सब धुंधले पड़ गए। बस केविन था। एक दहाड़ के साथ कार्ल आगे बढ़ा। केविन ने मैना स्पीयर से बचाव करने की कोशिश की, मगर कार्ल की रफ्तार और इरादा उसे रोकने के लिए काफी नहीं थे। वह वारों के बीच से निकलता हुआ पास पहुंचा, क्लेमोर से स्पीयर को उछाल दिया। केविन लड़खड़ाया। कार्ल ने आगे बढ़कर लात मारी। केविन दूर जा गिरा। एक पल के लिए कार्ल रुका। क्या यही एंडरसन चाहता? फिर बेटे का निश्चल शरीर उसकी आंखों के सामने आ गया। झिझक खत्म। उसने तलवार उठाई और पूरी ताकत से वार किया। केविन गिर पड़ा और वहीं सब खत्म हो गया। एंडरसन का पिता वहां खड़ा रहा, सांसें तेज, आंखों में आग। बदला पूरा हुआ था, लेकिन दिल हल्का नहीं हुआ। उसने मुड़कर बाकी लड़ाइयों की ओर देखा। ग्वेन और एम्बर एक तग से लड़ रही थी। कार्ल बिना सोचे जस्टिन की ओर टूट पड़ा। एक ही झटके में उसने उसे गिरा दिया। दोनों लड़कियां सन्न रह गई। सब कुछ ही सेकंड में हो गया था। कार्ल ने उनकी ओर देखा। अब और कोई नहीं मरेगा, उसने भारी आवाज में कहा। फिर उसकी नजर डैनियल पर पड़ी, जो बेनेडिक्ट से लड़ रहा था। कार्ल दौड़ा। डैनियल ने बचने की कोशिश की, नाकाम। एक के बाद एक वार। कुछ ही पलों में डैनियल भी गिर पड़ा। कार्ल की दहाड़ में जीत भी थी और टूटा हुआ दर्द भी। उसने बदला ले लिया था, कुछ लोगों को बचा लिया था, लेकिन जब उसने 2 और हॉस्टेजेस को मरा देखा, उसके भीतर फिर वही खालीपन फैल गया। ऐसा लगा जैसे उसके बेटे के साथ साथ उसकी आत्मा का भी एक हिस्सा चला गया हो।